हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने इंडस्ट्रियल फार्मेसी की यूनिट नंबर 3 के बारे में, जिसमें यूनिट 3 को हम यहाँ पे कंप्लीट कवर करने वाले हैं। अब अगर आप यहाँ पे यूनिट 3 का सिलेबस देखो तो वैसे तो लगता है कि इसके अंदर हमारे दो डिफरेंट चैप्टर्स हैं, लेकिन ये दोनों ही हमारे एक दूसरे से कनेक्टेड टॉपिक्स हैं। तो इन दोनों को ही हम यहाँ पे आज की सिंगल वीडियो में कंप्लीट कवर करेंगे। बाकी देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें ना तो यूनिट 3 इस पूरे इंडस्ट्रियल फार्मेसी की सबसे लेंदी यूनिट होने वाली है। टोटल यहाँ पे आज की इस वीडियो में आपको 40 पेजेस का कंटेंट देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो डेफिनेटली काफ़ी लेंदी होने वाली है। तो टाइम आप लोग को हर एक टॉपिक का देखने को मिल जाएगा, तो उस हिसाब से आप देख लेना। बाकी देखो, अगर हम लोग यहाँ पे एक जनरल देखें कि कितने डिफरेंट टॉपिक्स हैं, तो देखो एक तो पहला तो हमारा टॉपिक आ जाता है रेगुलेटरी अफेयर्स का, जिसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये सारी चीज़ें हमारी रेगुलेटरी अफेयर्स में आ जाती हैं। अब उसके बाद देखो, ये जो सेकंड चैप्टर है हमारा रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, अब इसके अंदर हमारे बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं। जैसे सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है ड्रग डेवलपमेंट टीम, फिर हमारा दूसरा टॉपिक आ जाता है नॉन क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट। अब ये जो फार्माकोलॉजी, ड्रग मेटाबॉलिज्म, टॉक्सिकोलॉजी, ये इसी के अंदर आ जाता है। तो ये दो टॉपिक हो गए। उसके बाद थर्ड हमारा आ जाता है जनरल कंसिडरेशन फॉर इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन, ये एक टॉपिक हो गया। फिर इन्वेस्टिगेशन ब्रोचर, ये सेकंड टॉपिक हो गया। और न्यू ड्रग एप्लीकेशन, ये तीसरा टॉपिक हो गया। तो ठीक है, तो तीन इसके अंदर हो गए। उसके बाद क्लिनिकल रिसर्च, और ये हमारा अलग हो गया। बी स्टडी, ये हमारा अलग टॉपिक है। क्लिनिकल रिसर्च प्रोटोकॉल, ये डिफरेंट टॉपिक है। बायोस्टेटिक्स, ये भी हमारा अलग टॉपिक हो गया। डाटा प्रेजेंटेशन फॉर एफडीए, ये भी हमारा डिफरेंट टॉपिक है। और मैनेजमेंट ऑफ क्लिनिकल स्टडीज, तो ये भी हमारे डिफरेंट टॉपिक्स है। तो इन सभी टॉपिक्स का टाइम आप लोग को देखने को मिल जाएगा वीडियो में। तो जो भी आपको देखना है आप देख लेना। बाकी ये पूरी कंप्लीट यूनिट 3 हम यहाँ पे आज के सिंगल वीडियो में कवर करेंगे। अब इसकी जो भी नोट्स है वो आपको हमारे ऐप पर देखने को मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, तो आपको चाहिए तो आप चेकआउट कर लेना। बाकी आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने आज के टॉपिक के बारे में, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है रेगुलेटरी अफेयर्स से। अब ये रेगुलेटरी अफेयर्स क्या होते हैं? देखो, रेगुलेटरी अफेयर्स कोई मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि ये हमारा एक डिपार्टमेंट होता है। अब इस डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, अगर हम लोग यहाँ पे बहुत सिंपली समझना चाहें तो जो हमारी कंपनीज होती हैं या फिर जो भी इंडस्ट्री होती है जो कि दवाइयों को मैन्युफैक्चर करती हैं या फिर कोई नई दवा डेवलप करती हैं, जैसे जो भी इंडस्ट्री वगैरह होती हैं, कंपनीज होती हैं, वो क्या करती हैं, जो ओल्ड दवा है, ठीक है, मतलब जो ऑलरेडी डिस्कवर्ड दवाएं हैं उनको मैन्युफैक्चर करती हैं, है ना, दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे हमारा R&D डिपार्टमेंट भी इनके अंदर होता है, जहाँ पे न्यू ड्रग डेवलपमेंट में भी काम चलता है, यानी कि ये नई दवाओं के डेवलपमेंट में भी अपना रोल प्ले करती हैं। तो चाहे कोई नई दवा डेवलप करी जा रही हो और चाहे कोई ऑलरेडी डेवलप दवा यहाँ पे बनाई जा रही हो, इन सभी के रिलेटेड हमारे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमारा कौन मैनेज करता है, हमारा कह सकते हो मतलब डिजाइन कौन करता है, हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती हैं। जैसे इंडिया में हमारा CDSCO हो गया, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। हमारा यूएस, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स में हमारा बहुत फेमस FDA हो गया, ठीक है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखो, ये हमारी क्या है, ये हमारा एक डिपार्टमेंट है, ये हमारा कह सकते हो एक अथॉरिटी है। और ये हमारा क्या है, ये हमारी कंपनीज है। अब ये कंपनीज, ठीक है, इन अथॉरिटीज के बनाए गए रूल्स को फॉलो करे, इसको ध्यान कौन करता है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? तो इसकी जो जिम्मेदारी होती है वो हमारी होती है रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट के ऊपर। यानी रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट हमारा वो डिपार्टमेंट होता है जहां पे हमारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारी जो भी इंडस्ट्रीज हैं, कंपनियां हैं, ठीक है, तो दवाओं से रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं तो कंपनियां उनको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करे, उसकी जिम्मेदारी हमारी रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट की होती है। आई होप कि आप लोगों को एक बेसिक इंट्रोडक्शन लग गया होगा, ठीक है, समझ गए होगे। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे समझें तो रेगुलेटरी अफेयर्स हमारा एक प्रोफेशन होता है जो हमारा हेल्थ केयर इंडस्ट्री में देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है, जो कि इंश्योर करता है, ठीक है, कि जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उनकी डेवलपमेंट, उनकी टेस्टिंग, उनकी मैन्युफैक्चरिंग, उनकी मार्केटिंग हमारी रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर ही हो, ठीक है, कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही वो डेवलप किए जाएं, वो टेस्ट किए जाएं। ऐसा ना हो कि जो हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, वो यहाँ पे कैसे भी डेवलप किया जा रहा है, उसमें किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। क्योंकि देखिए, दवा हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होती है जो कि सीधे पेशेंट की लाइफ से डील करती है, ठीक है। अगर एक सही दवा है तो वहां पेशेंट की लाइफ बच जाती है, और अगर पेशेंट ने गलती से भी कोई गलत दवा खा ली तो सीधे वहां पे पेशेंट की लाइफ का रिस्क आ जाता है। इसलिए यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं और इनको कंपनियों को फॉलो करना ही होता है।
और इनको बनाता कौन है? सेट बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का मतलब हमारा जो भी गवर्नमेंट ऑथराइजेशंस होती हैं, जैसे कि हमारा CDSCO हमारा इंडिया में हो गया, ठीक है, टू इंश्योर सेफ्टी, एफिकेसी एंड क्वालिटी ऑफ ड्रग्स बिफोर दे रीच द पब्लिक, ताकि जो भी ड्रग्स हैं उनकी सेफ्टी क्वालिटी यहाँ पे इंश्योर करी जा सके पब्लिक में पहुंचने से पहले। बाकी देखिए, इट हेल्प्स कंपनीज टू कंप्लाई विद नेशनल एंड इंटरनेशनल लॉज रिलेटेड टू ड्रग्स अप्रूवल एंड मार्केटिंग। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कोई जो नई ड्रग यहाँ पे मान लो हमारी मार्केट में बनाई जा रही है, तो नई ड्रग के अप्रूवल के लिए बहुत सारे स्टेजेस होते हैं भाई, हमारे बहुत सारे ट्रायल्स होते हैं, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, तो उन सभी में भी हमारे बहुत सारे अप्रूवल लगते हैं। जैसे एक हमारा INDA होता है, NDA होता है, ठीक है, तो उन सभी को यहाँ पे मतलब कह सकते हो एक कंपनी को अप्रूवल पाने में हेल्प करने का काम भी यही अथॉरिटीज करती हैं, ठीक है। यही अथॉरिटीज यहाँ पे देखती हैं कि जो हमारा रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, मतलब कह सकते हो यही डिपार्टमेंट जो हमारा होता है, ये हमारा देखता है कि जो भी हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं वो इनको अप्रूवल दे रही हैं या फिर कैसे दे रही हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों का ध्यान हमारा यही डिपार्टमेंट रखता है। उसके बाद इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज सच एज ड्रग रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे देखो, जो रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट होता है, तो वो क्या क्या करता है, जैसे कि हमारा ड्रग का रजिस्ट्रेशन हो गया, लाइसेंसिंग हो गया, क्लिनिकल ट्रायल्स का अप्रूवल हो गया, लेबलिंग, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलियंस, ठीक है, यानी कि दवा मार्केट में जा चुकी है उसके बाद भी जो है दवा पे एक निगरानी रखने का काम, ये सारे काम हमारे यही रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट्स के प्रोफेशनल्स करते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने एम, यानी कि जो हमारा रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट है उसका एम क्या होता है, तो भाई सबसे मेजर एम यही होता है कि जो पब्लिक हेल्थ है उसको यहाँ पे बचाया जा सके, इंश्योर किया जा सके कि सिर्फ सेफ और इफेक्टिव मेडिसिन ही मार्केट में अवेलेबल हो। और जो रेगुलेटरी अफेयर प्रोफेशनल है, जो जैसा हम लोगों ने देखा, ये क्या करते हैं, एक्ट एज अ लिंक। तो ये हमारा एक लिंक की तरह काम करते हैं बिटवीन फार्मास्यूटिकल कंपनीज एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज, ठीक है। तो रेगुलेटरी अथॉरिटीज और फार्मास्यूटिकल कंपनी के बीच में लिंक का काम हमारा ये जो है प्रोफेशनल्स करते हैं, और ये इंश्योर करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, वो सभी लीगल और साइंटिफिक रिक्वायरमेंट्स को मीट करे बिफोर मार्केट में आने से पहले। तो ये इसका मेजर एम होता है। बाकी अब अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें अपने हिस्टोरिकल ओवरव्यू के बारे में कि किस तरीके से मतलब रेगुलेटरी अफेयर्स की नीड हमें क्यों पड़ी और किस तरीके से रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट का एक कह सकते हो हमें देखने को मिला कि कैसे ये डेवलप हुआ। तो अगर हम लोग थोड़ा सा बहुत ही पीछे जाके देखें तो 1900 के आसपास, देखो एक चीज समझो, रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट हर कंट्री का अलग अलग होता है। तो यहाँ पे हम लोग एक मतलब जनरल ओवरव्यू देख रहे हैं, कोई इंडिया के हिसाब से नहीं देख रहे हैं। तो अगर हम लोग देखें तो 1900 में क्या हुआ था कि इन अर्ली डेज नो स्ट्रिक्ट लॉज, मतलब कि 1900 से पहले की बात करें तो कोई भी स्ट्रिक्ट लॉ होता ही नहीं था ड्रग सेफ्टी, फूड प्योरिटी और प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन को लेकर। कोई भी कंपनी कैसे भी यहाँ पे दवा बना सकती थी, कैसे भी उसको मार्केट में ला सकती थी, पहले कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होते ही नहीं थे। मैनी अनसेफ एंड मिसलेबल्ड मेडिसिन वर सोल्ड विदाउट टेस्टिंग, ठीक है, तो ये सारी चीजें हो रही थी। द नीड फॉर रेगुलेशन ग्रो एज पब्लिक हेल्थ रिस्क इंक्रीज्ड। अब यहाँ पे क्या हुआ भाई, जब यहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होती नहीं थी तो बहुत सारी अनसेफ मिसलेबल मेडिसिन जब यहाँ पे सेल होने लगी तो पब्लिक की हेल्थ में यहाँ पे मेजर रिस्क दिखने को मिलने लगा, बहुत सारे लोग बीमार होने लगे, बहुत सारी डेथ रेट यहाँ पे इंक्रीज हो गया। तो इन सभी चीजों के चलते यहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनकी नीड यहाँ पे बढ़ने लगी। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कौन कौन से ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिन्होंने यहाँ पे कह सकते हो इस रेगुलेशंस को यहाँ पे ट्रिगर किया, जो भी हमारा रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं इनके डेवलपमेंट को, या फिर कह सकते हो जो भी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस आज के दिन में हमें देखने को मिलती हैं, जो रूल्स हैं इनको बनाने के लिए कौन कौन से इंसिडेंट्स हुए जिन्होंने इस रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाने के लिए ट्रिगर किया। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 1901 में क्या हुआ, 1901 में सबसे पहली हमें कह सकते हो एक ट्रेजेडी देखने को मिली कि जो हमारा डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन था, इसके कंटामिनेशन से लगभग यहाँ पे 12 से ज्यादा बच्चों की यहाँ पे जान चली गई, ठीक है, सेंट लुइस के अंदर। तो सबसे पहला इंसिडेंट हमारा ये देखने को मिला। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 1937 में क्या हुआ कि एलिक्जर सल्फानिलामाइड, ये हमारा एक कफ सिरप होता है, तो इस कफ सिरप को बनाने के लिए यहाँ पे जो सॉल्वेंट होता है, ठीक है, तो वहां पे कंपनी ने जो है डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल सॉल्वेंट का यूज किया, और इस सॉल्वेंट का यूज करने से हुआ क्या, लगभग यहाँ पे 100 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई, ठीक है। तो ये एक दूसरा इंसिडेंट हुआ। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 1955 के आसपास क्या हुआ कि हमें कटर इंसिडेंट देखने को मिला। तो इसमें क्या हुआ था, एक वैक्सीन यहाँ पे डिलीवर करी गई पेशेंट्स को जिसमें लाइव पोलियो वायरस यहाँ पे देखने को मिला, और इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे पैरालिसिस और बहुत सारी डेथ्स हमें यहाँ पे देखने को मिली। और 1960s के आसपास क्या हुआ, थैलिडोमाइड ट्रेजेडी हमें देखने को मिली। तो इसमें क्या हुआ, ये हमारी एक ड्रग होती है जो कि मॉर्निंग सिकनेस के लिए यहाँ पे यूज करी जाती है। तो इस ड्रग को जब यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज ने यहाँ पे यूज किया, ठीक है, तो वहां पे जो बच्चे पैदा हुए, जो
जो भी यहाँ पे बर्थ हुई, तो वो वहाँ पे बहुत सारे बर्थ डिफेक्ट हमें देखने को मिले बेबीज में, मतलब जो भी यहाँ पे बच्चे पैदा हुए वो थोड़ा बहुत उनके अंदर हमें डिफेक्ट देखने को मिला, किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, है ना। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिली। तो ये सारी हमारी कुछ ट्रेजेडीज थी जिन्होंने यहाँ पे कह सकते हो ट्रिगर किया रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाने के लिए। और फाइनली अगर हम लोग बात करें कि इन ट्रेजेडीज का रिस्पॉन्स क्या हुआ, इनके रिस्पॉन्स में क्या क्या चीजें हुई, तो देखो जो 1901 की ट्रेजेडी हुई थी उसमें क्या हुआ कि आफ्टर 1901 इंसिडेंट यूएस ने हमारा एक बायोलॉजिक्स कंट्रोल एक्ट पास किया 1902 में, जो कि हमारे यहाँ पे कह सकते हो प्रोडक्ट की प्योरिटी और पोटेंसी को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यहाँ पे पास किया गया, ताकि जो प्रोडक्ट है, ठीक है, उसकी प्योरिटी वगैरह की टेस्टिंग करी जा सके। और जो एलिक्जर सल्फानिलामाइड का केस था, इसके बाद क्या हुआ, हमारा एक फेडरल फूड ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट पास हुआ यूएस के अंदर, जिसने यहाँ पे जो भी लॉज थे उनको बहुत ज्यादा कह सकते हो स्ट्रिक्ट कर दिया। किसके अराउंड प्रूफ ऑफ सेफ्टी बिफोर मार्केटिंग, यानी कि कोई भी दवा अगर उसको मार्केट में लाया जाना है तो फिर उसकी सेफ्टी का प्रूफ सबसे पहले देना ही होगा कंपनी को, तभी वो दवा मार्केट में जा पाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन कर दिया गया, बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया गया। तो ये हमारा रिस्पॉन्स हुआ। अब उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे यहाँ पे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे और जो भी यहाँ पे रेगुलेटरी अथॉरिटीज थी, तो उनका हमें एक्सपेंशन और ग्लोबल हार्मोनाइजेशन देखने को मिला 1980 से 2000 के आसपास। तो इसमें क्या हुआ कि हमारे और भी बहुत सारे रेगुलेशंस यहाँ पे पास किए गए, जैसे कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, जिसके अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, वो यहाँ पे बिल्कुल हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करे। तो उसके लिए हमारा जीएमपी कह सकते हो पास किया गया। उसके बाद हमारा जेनरिक ड्रग्स एंड ऑर्फन ड्रग्स लॉस फॉलो किए। जेनरिक ड्रग्स मतलब कि जो जेनरिक दवाओं से, जैसे पैरासीटामोल हो गया। ऑर्फन ड्रग्स हमारी ऐसी दवाएं होती हैं जो कि रेयर डिजीज को ट्रीट करने में यूज करी जाती हैं। तो इनके अकॉर्डिंग भी, इनके लिए भी हमारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस पास किए गए। और पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस की बात करें तो दवा, वैसे पहले क्या होता था कि जब दवा मार्केट में चली गई तो उसको बिल्कुल सेफ मान लिया जाता था, लेकिन आज के दिन में क्या हुआ था कि दवा मार्केट में आने के बाद भी दवा पे कड़ी निगरानी रखी जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मार्केट में आने के बाद भी वो कुछ साइड इफेक्ट कॉज कर रही है, कुछ एडवर्स इफेक्ट कॉज कर रही है। तो इन सारी चीजों पे भी हमारा ध्यान रखा जाता है आज के दिन में, आपको पता ही होगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज, तो यहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे यहाँ पे जो भी कंट्रीज थी, ठीक है, तो वो सभी आपस में मिलके कह सकते हो रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझने और पास करने लगी। जैसे कि 1990 में क्या हुआ, हमारा ICH, ठीक है, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन इस्टेब्लिश हुआ, जिसने क्या किया, जैसे इसका नाम ही क्या है, हार्मोनाइजेशन। हार्मोनाइजेशन मतलब कि सबको मेल भाव रखना, ठीक है, सबको मिल बांट के चलना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी कंपनीज थी, जैसे जो भी हमारी कंट्रीज थी, जैसे यूएसए, यूरोप, जापान, तो ये सभी मिलजुल के काम करें। तो उसके लिए हमारा यहाँ पे एक इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन का यहाँ पे स्टेब्लिशमेंट 1990 में देखने को मिला। और इसकी वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे ग्लोबल हार्मोनाइजेशन हमें देखने को मिला रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को लेकर। अब अगर हम लोग यहाँ पे मॉडर्न एरा की बात करें तो आज के दिन में क्या होता है कि जो रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट है वो दवा की एंटायर लाइफ साइकिल को कवर करता है, मतलब कि पूरी दवा की लाइफ साइकिल पर वो अपनी कड़ी निगरानी रखता है। जब से दवा बननी स्टार्ट हुई और जब दवा यहाँ पे मार्केट में जा चुकी है उसके बाद तक भी यहाँ पे निगरानी रखने का काम हमारा यहाँ पे रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट आज के दिन में करता है। इट इंश्योर्स क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ ऑल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, ठीक है, तो जो भी हमारी दवाएं हैं उसकी क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी यहाँ पे मेंटेन रहे, इसका ध्यान भी ये रखता है। और आज के दिन में क्या है कि हर कंट्री के अंदर हमारी एक अलग अलग रेगुलेटरी बॉडी हमें देखने को मिलती है। जैसे इंडिया के अंदर क्या है, CDSC हो गया, और यूएस के अंदर हमारा US FDA वगैरह हो गए। तो ये सारे रेगुलेटरी बॉडीज हमें हर कंट्री की हमें देखने को मिलती हैं, जो कि यहाँ पे इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिजाइन करती हैं और यहाँ पे पास करती हैं, ठीक है। कंटिन्यूअसली अपडेट गाइडलाइंस फॉर बायोलॉजिक्स, वैक्सीन, जीन थेरेपी एंड न्यू टेक्नोलॉजीज, ठीक है, तो इन सबके रिगार्डिंग क्या होता है, गाइडलाइंस हमारे ये जो है अथॉरिटीज पास करती हैं। द फील्ड नाउ प्लेज अ ग्लोबल साइंटिफिक एंड लीगल रोल इन प्रोटेक्टिंग पब्लिक हेल्थ, तो वही चीज है कि हमारा आज के दिन में काफी मेजर रोल यहाँ पे पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करने में ये प्ले करती हैं। तो ये हमारा हो जाता है एक हिस्ट्री हो गया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया। और अब अगर हम लोग बात करें अपने रेगुलेटरी अथॉरिटीज के बारे में, देखो यहाँ पे हम लोग किसकी बात करने वाले, रेगुलेटरी अथॉरिटी, यानी कि जैसे हमारा इंडिया में CDSCO हो गया और यूएस में हमारा FDA हो गया। तो ये रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या होती है और इनका काम क्या होता है, तो थोड़ा सा अगर हम लोग देखें, रेगुलेटरी अथॉरिटीज सच एज फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन द USA आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूविंग वेदर अ ड्रग कैन प्रोसीड टू क्लिनिकल ट्रायल्स एंड वेदर इट शुड बी अलाउड टू कम इनटू द मार्केट और नॉट। तो यहाँ पे देखिए आज के दिन में क्या है, जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं इनका सबसे मेजर रोल यही होता है कि कोई भी नई ड्रग अगर यहाँ पे डेवलप करी जा रही है, तो ड्रग क्या होता है, जब ड्रग डेवलप करी जाए तो सबसे पहले उसकी टेस्टिंग यहाँ पे एनिमल्स पे होती है, जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं प्री क्लिनिकल ट्रायल, और उसके बाद उनकी टेस्टिंग यहाँ पे ह्यूमंस पे होना स्टार्ट होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लिनिकल ट्रायल। तो ह्यूमन पे टेस्ट करने का मतलब क्या है भाई, ह्यूमन पे अगर हमें टेस्ट करना है तो दवा की हमें सेफ्टी, एफिकेसी की एक बेसिक नॉलेज तो हो ही जानी चाहिए। तो क्लिनिकल
ट्रायल्स के लिए कोई दवा जा सकती है कि नहीं जा सकती है, इसका अलाउंस कौन करता है? हमारा यही रेगुलेटरी अथॉरिटीज करती हैं। और क्लिनिकल ट्रायल हो जाने के बाद भी वो दवा मार्केट में आएगी नहीं आएगी, ये भी हमारा यही रेगुलेटरी अथॉरिटीज डिसाइड करती हैं। क्योंकि देखो क्लिनिकल ट्रायल से पहले हमें एक फॉर्म भरना होता है आईएनडी, और मार्केट में ले जाने से पहले हमें एक फॉर्म भरना होता है एनडीए। तो ये आईएनडी और एनडीए इन दोनों का अप्रूवल हमारा यही रेगुलेटरी अथॉरिटीज देती हैं। तो इसके बारे में हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो इसका सबसे मेजर रोल तो यही होता है। बाकी दीज अथॉरिटीज हैज टू इवैल्यूएट द साइंटिफिक एंड क्लिनिकल डाटा टू इंश्योर दैट द ड्रग can be produced with consistently high purity, better therapeutic results and it does not have unexpected side effect। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों का ही ध्यान रखना होता है कि जो दवा है, ठीक है, वो कंसिस्टेंटली हाई प्योरिटी के साथ प्रिपेयर करी जा सके, उसका थेरापेटिक रिजल्ट यहाँ पे बेटर हो और कोई भी अनवांटेड अनएक्सेप्टेड साइड इफेक्ट ना हो। जैसे थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट हो सकता है, लेकिन ऐसा ना हो कि वो एक्सेप्ट ही ना किया जा सके। अब अगर हम लोग फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन क्या होगा कि हमारा जो न्यू ड्रग्स है, ठीक है, उसको इवेल्युएट करना, अप्रूव करना, और मेडिकल डिवाइसेज को भी यहाँ पे उनकी भी अप्रूवल का काम हमारा मार्केटिंग से पहले हमारा यही अथॉरिटीज करती हैं। उसके बाद जो भी मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और सेल का लाइसेंस होता है वो भी हमारी यही रेगुलेटरी अथॉरिटी यहाँ पे इशू करती हैं। उसके बाद सेफ्टी, प्योरिटी, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को इंश्योर करना, ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल्स को अप्रूव करना, और अप्रूव करने के बाद भी जैसे ह्यूमंस पे अगर टेस्टिंग होना स्टार्ट हुई है तो उसको मॉनिटर करने का काम भी यही अथॉरिटीज करती हैं। और अच्छा, जहां पे हमारी दवा बन रही है, जैसे जो भी इंडस्ट्री जहां पे दवा बन रही है उसकी उस मैन्युफैक्चरिंग साइट को इंस्पेक्ट करने का काम भी हमारा यही रेगुलेटरी अथॉरिटी करती हैं। वो ये देखने के लिए कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग है वो जीएमपी के अकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। और उसके बाद यहाँ पे एडीआर यानी कि एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को मॉनिटर करना है ना, और पोस्ट मार्केटिंग सेफ्टी को भी देखने का काम हमारा यही अथॉरिटी करती हैं। रेगुलेट लेबलिंग यानी कि जो दवा है उसकी लेबलिंग, पैकेजिंग बिल्कुल भी मिसलीडिंग ना हो, है ना, ऐसा ना हो कि लेबल में कुछ ऐसी चीजें मेंशन है जो दवा के अंदर एक्चुअल में है ही नहीं। प्रमोशनल मटेरियल यानी कि प्रमोशन जो है लीगल तरीके से हो। फ्रेम एंड अपडेट फार्मास्यूटिकल रूल, और अगर यहाँ पे किसी अपडेट की जरूरत है रूल्स में, रूल्स एंड रेगुलेशंस में, तो उसका काम भी हमारा यही रेगुलेटरी अथॉरिटी करती हैं। एंड उसके बाद कंट्रोल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग्स टू प्रिवेंट काउंटरफीट प्रोडक्ट। देखो काउंटरफीट हमारी ऐसी दवाएं होती हैं जो कि मिसलीडिंग होती हैं, यानी कि उनके ऊपर या तो कुछ कह सकते हो मिसलीडिंग ब्रांडिंग करी जाती है। तो ऐसी दवाओं को कह सकते हो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होने से रोकने का काम भी हमारा यही रेगुलेटरी अथॉरिटी करती है। और इन सारी चीजों से क्या होता है भाई, बेसिकली इन सारी चीजों का कंक्लूजन यही निकलता है कि हमारा पब्लिक हेल्थ प्रोडक्ट होती है। और इन सारी चीजों से बेसिकली क्या होता है, और इन सारी चीजों से बेसिकली क्या होता है, और इन सारी चीजों से एट लास्ट में कंक्लूजन क्या निकलता है कि हमारा जो पब्लिक हेल्थ है, ठीक है, वो यहाँ पे प्रोडक्ट होती है बाय इंश्योरिंग ओनली सेफ एंड इफेक्टिव मेडिसिन रीच पेशेंट्स। तो ये हमारा हो जाता है फंक्शंस ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटीज। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कुछ कंट्रीज और उनकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज के बारे में, तो देखिए हर कंट्री की जो है अलग अलग रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है। अब यहाँ पे कुछ जो बहुत ही मोस्ट फेमस कंट्रीज हैं और उनकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, उनका नाम यहाँ पे मेंशन है। अब ये सभी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, कम से कम 5 का याद कर लेना। जैसे कि यूएस की बात करें तो हमारा फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, यूके में हमारा मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी हो गया, ऑस्ट्रेलिया में हमारा टीजीए हो गया, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं, इंडिया में हमारा सीडीएससीओ हो गया, कनाडा में हमारा हेल्थ कनाडा हो गया, यूरोप में हमारा ईएमए हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से देखिए बहुत सारे हैं और यहाँ पे आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, न्यूजीलैंड का हो गया, इटाली का हो गया। तो ये सारे हमारे जो है डिफरेंट कंट्रीज की रेगुलेटरी अथॉरिटीज हमें देखने को मिलती हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने रोल ऑफ रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट के बारे में, तो यहाँ पे देखो अगर आप अपना सिलेबस देखो तो आपके सिलेबस में जो है 2 चीजें दे रखी हैं। एक आप लोग का दे रखा है रोल ऑफ, देखो एक आप लोग का दे रखा है रोल ऑफ रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट, और एक आप लोग का दे रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेगुलेटरी अफेयर प्रोफेशनल्स। अब एक चीज समझो, देखा जाए तो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों एक ही चीज होती है, लेकिन अब आपके सिलेबस में अलग अलग तरीके से रखी है। अब एक चीज और भी सुनना है यहाँ पे कि एग्जाम में आप लोग का क्वेश्चन भी आता है कि डिफाइन रेगुलेटरी अफेयर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेगुलेटरी अफेयर्स, ठीक है, रोल से नहीं पूछते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूछते हैं। तो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी पूछा गया है तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा तो अलग अलग ही है, रोल भी मैंने अलग लिख दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैंने अलग लिख दी है, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है लॉन्ग में तो यहाँ पे रोल भी आपको मेंशन कर देना है, ठीक है, रोल भी आप लिख देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ही रोल भी लिख देना। बाकी अब अगर थोड़ा सा हम समझें कि रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी में डिफरेंस क्या हो सकता है, वैसे तो लोग लगभग दोनों सेम ही चीजें, बट ऐसे समझो कि रोल मतलब कि इनका क्या क्या काम है और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि ये काम कैसे करते हैं, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। बाकी तो लगभग सेम ही चीजें होती हैं। तो अगर हम लोग देखें रोल ऑफ रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट के बारे में,
तो रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट क्या है कि इसके अंदर भी हमारे बहुत सारे सब डिपार्टमेंट होते हैं, तो उन सभी का अलग अलग फील्ड में रोल होता है। जैसे अगर हम लोग देखें, रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट हमारे सेंट्रल लिंक की तरह काम करता है डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनी एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो हर फार्मास्यूटिकल कंपनी के भी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, उनके अकॉर्डिंग हमारा रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट जो है अलग अलग काम करता है। और बाकी इसका मेन रोल क्या होता है, सपोर्ट गाइड एंड इंश्योर कंप्लायंस विद ऑल नेशनल एंड इंटरनेशनल ड्रग रेगुलेशंस। ठीक है, तो वही चीज है कि हमारी सारी ड्रग रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें हों, यही हमारा इसका मेन काम होता है। अब अगर हम लोग देखें तो एक हमारा आ जाता है ड्रग क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे हम लोग जो है रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे सब डिपार्टमेंट को देख रहे हैं, और ये सब डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग इनका डिफरेंट डिफरेंट काम होता है। जैसे इस वाले डिपार्टमेंट का काम होता है इंश्योर दैट ऑल डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स मीट रेगुलेटरी स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे देखो इसका नाम क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट। तो क्वालिटी एश्योरेंस के रिलेटेड जो भी काम होगा उसको इंश्योर करने का काम हमारा ये डिपार्टमेंट करेगा। हेल्प्स क्वालिटी एश्योरेंस मेंटेन जीएमपी कंप्लायंस। उसके बाद सेकंड हमारा क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये हमारा क्या करता है भाई, क्वालिटी कंट्रोल को मैनेज करता है। ठीक है, एनालिटिकल मेथड्स हो गए, रिजल्ट हो गया, टेस्टिंग प्रोसीजर हो गया। अब यहाँ पे ये हमारा एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो गया, तो ये हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम होती है, R&D टीम होती है, उनको इंश्योर करता है कि जो भी नई फॉर्मुलेशंस यहाँ पे डेवलप करी जा रही हैं वो रेगुलेशंस के अंदर हो। ठीक है, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए डेवलप करी जाए। और ये हमारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जो भी रिक्वायर्ड स्टडीज होती है, डॉक्यूमेंटेशन होता है ड्रग अप्रूवल के लिए। अब जैसे नई ड्रग बना रही है तो उसको अप्रूव करने के लिए भी जो भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वो सारा भी हमारा यही डिपार्टमेंट देखता है। उसके बाद अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करें तो ये हमारा क्या करता है, ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इक्विपमेंट्स और फैसिलिटीज को इंश्योर करता है कि वो हमारा, देखो सिंपल सी बात है, हर डिपार्टमेंट यहाँ पे उस डिपार्टमेंट के अंदर जो भी चीजें उनके वो सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग वो बस यही काम करते हैं। जैसे अब क्लिनिकल अफेयर डिपार्टमेंट क्या करता है कि हमारा जो भी क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं, ठीक है, वो हमारा GCP यानी गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो करे। और ये हमारा प्रोटोकॉल्स, कंसेंट, इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म्स, यानी कि देखो जब भी क्लिनिकल ट्रायल में हम लोग क्या होता है, ह्यूमंस पे टेस्टिंग करते हैं, तो जिन लोगों के ऊपर हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं उनका कंसेंट हमें लेना होता है। ठीक है, उनसे पहले हमें पूछना होता है कि हम आप पे ट्रायल कर सकते हैं कि नहीं, अगर उन्होंने हाँ किया तभी कर सकते हैं, तो वो कंसेंट फॉर्म होता है। वो सारी चीजों का ध्यान हमारा यही रखता है। लीगल एंड कंप्लायंस डिपार्टमेंट, तो ये हमारा ध्यान रखता है कि जो भी काम हो, ठीक है, वो लीगल तरीके से हो। और ये हमारा जो है कह सकते हो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, प्रोडक्ट के लाइसेंस और अप्रूवल को मेंटेन करने का काम करता है। और मार्केटिंग एंड मेडिकल अफेयर डिपार्टमेंट की बात करें तो ये हमारा मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं, जैसे कि हमारा एडवर्टाइजिंग हो गया, लेबलिंग हो गया, प्रमोशनल मटेरियल्स हो गए, तो ये सारी चीजें जो है हमारी रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए फॉलो करी जा रही हैं, उसमें हमारा रोल प्ले करता है। और फॉल्स और मिसलीडिंग क्लेम को हमारा यहाँ पे प्रिवेंट करने का काम करता है। तो ये हो गया हमारा रोल ऑफ रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट। और अगर हम लोग बात करें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेगुलेटरी अफेयर प्रोफेशनल्स की, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, देखो सबसे पहली बात तो ये जो भी रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि INDA, NDA, ठीक है, ANDA, देखो इन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पे अभी डिटेल में देखेंगे, बट आप लोग सिंपली समझो कि IND मतलब इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन, NDA मतलब न्यू ड्रग एप्लीकेशन, और ANDA मतलब एब्रिविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। तो इन सभी को हमारा कह सकते हो प्रिपेयर, कंपाइल और सबमिट करने का काम हमारा ये अथॉरिटीज करती हैं। उसके बाद मतलब कि अथॉरिटी को सबमिट करने का काम हमारा यही डिपार्टमेंट करता है। इंश्योर दैट ऑल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट कंप्लाई विथ नेशनल एंड इंटरनेशनल रेगुलेशंस। और उसके बाद हमारा अप टू डेट, अब जैसे मान लो अगर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस में कोई भी चेंजेस हो रहे हैं तो उन चेंजेस को लेकर अप टू डेट नॉलेज रखने का काम भी इन्हीं डिपार्टमेंट का होता है। ठीक है, कि आपको हर एक चीज की नॉलेज होनी ही चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे कम्युनिकेट विथ रेगुलेटरी अथॉरिटीज ड्यूरिंग प्रोडक्ट अप्रूवल एंड रिन्यूअल। ठीक है, तो जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी, एक चीज समझो, रेगुलेटरी अथॉरिटी और रेगुलेटरी ठीक है, वो अलग चीज हो गई। रेगुलेटरी अथॉरिटी मतलब कि CDSCO, और रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट क्या हो गया, ये अलग चीज हो गया। ये चीज आप लोग समझना, ये एक लिंक की तरह काम करता है इसके और कंपनी के बीच में। तो जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती हैं उनसे कम्युनिकेट करने का काम भी यही करता है कि हमारी जो भी दवा है, ठीक है, वो अप्रूव होगी कि नहीं होगी, या फिर जो लाइसेंस है वो रिन्यू होगा कि नहीं होगा। उसके बाद प्रोडक्ट की लेबलिंग, पैकेजिंग, प्रमोशनल मटेरियल को रिव्यू करने का काम भी हमारा इसी डिपार्टमेंट का होता है। R&D को सपोर्ट करता है, QA, QC, मैन्युफैक्चरिंग टर्म्स, इन सब में हमारा रेगुलेटरी गाइडेंस प्रोवाइड करता है। उसके बाद मेंटेन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड फॉर ऑडिट्स एंड इंस्पेक्शन। तो अगर मान लो रेगुलेटरी अथॉरिटीज का इंस्पेक्शन हो रहा है, ऑडिट्स मतलब कि फाइनेंशियल कह सकते हो इंस्पेक्शन हो गया, ठीक है, फाइनेंस का हिसाब किताब हो गया, तो उन सभी के रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड्स होते हैं उनको भी मेंटेन करता है। उसके बाद पोस्ट मार्केटिंग सेफ्टी को भी यहाँ पे मॉनिटर करता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को भी यहाँ पर रिपोर्ट करता है,
एंश्योर कंप्लायंस ड्यूरिंग क्लिनिकल ट्रायल्स एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं और जो प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है, ठीक है, तो उसमें जो भी स्टेजेस होते हैं तो वहाँ पे भी हमारा कह सकते हो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें उसका ध्यान भी रखता है। उसके बाद प्रोवाइड रेगुलेटरी स्ट्रेटजी टू स्पीड अप अप्रूवल एंड मेंटेन मार्केट ऑथराइजेशन। तो रेगुलेटरी स्ट्रेटजी मतलब कि किस तरीके से कंपनी को रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने हैं, उसके लिए स्ट्रेटजी भी हमारा ये प्रोवाइड करता है कंपनीज को, ताकि अप्रूवल जो है जल्दी से जल्दी मिल सके और मार्केट ऑथराइजेशन भी हमारा मेंटेन रह सके। तो देखो यहाँ पे हमने जो है अपने चैप्टर 1 को कंप्लीट कवर कर लिया है, और अब अगर हम लोग यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे अपने बहुत ही लेंथी चैप्टर नंबर 2 के बारे में। तो यहाँ पे ये हमारा पोर्शन पूरा खत्म हो चुका है और अब हम लोग यहाँ पे इस पोर्शन को बात करेंगे। तो बात करें हम लोग यहाँ पे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स फॉर ड्रग अप्रूवल के बारे में। तो अब आप लोग यहाँ पे अगर देखो तो ये जो आप लोग का पूरा चैप्टर है, इसमें टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप ये समझो कि इस पूरे टॉपिक में अगर हम लोग देखें कि पढ़ने क्या वाले हैं, तो हम लोग यही पढ़ने वाले कि जब कोई नई ड्रग यहाँ पे मार्केट में आती है तो कौन कौन सी चीजें यहाँ पे उसको फॉलो करनी पड़ती है, कैसे यहाँ पे एक नई ड्रग यहाँ पे मार्केट में आती है, कौन कौन से स्टेजेस से होकर हमारी ड्रग आती है, क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट क्या होता है, कौन कौन से फॉर्म भरने होते हैं, उन सभी चीजों के बारे में ही हम लोग यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं। तो देखिए ड्रग अप्रूवल प्रोसेस क्या होता है, एक रेगुलेटरी प्रोसीजर होता है थ्रू विच अ पर्सन ऑर्गेनाइजेशन गेट्स अप्रूवल टू प्रमोट अ ड्रग इन द मार्केट। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि जब भी कोई नई ड्रग यहाँ पे डेवलप होती है तो उसको मार्केट में लाने से पहले हमें बहुत सारे अप्रूवल लेने पड़ते हैं, उसको क्लिनिकल ट्रायल करने से पहले भी बहुत सारे अप्रूवल चाहिए होता है, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एवरी न्यू ड्रग मस्ट अंडरगो अ सिस्टमिक प्रोसेस टू प्रूव इट्स सेफ्टी, एफिकेसी एंड क्वालिटी, ठीक है। तो कोई भी नई ड्रग डेवलप हो रही है तो उसकी सेफ्टी, एफिकेसी और क्वालिटी को हमें इंश्योर करना होता है, और इस प्रोसेस को हमारा कौन कौन इंश्योर करता है, प्री क्लिनिकल स्टडीज और क्लिनिकल ट्रायल्स। तो अब आप एक चीज समझो, देखो आई होप कि आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता है तो इतना समझो कि जब भी कोई नई दवा यहाँ पे डेवलप करी जाती है तो सबसे पहले उसका स्टार्ट होता है प्री क्लिनिकल ट्रायल, ठीक है। प्री क्लिनिकल ट्रायल में हम लोग क्या करते हैं, दवा की टेस्टिंग हम लोग एनिमल्स पे करते हैं या फिर एनिमल टिश्यूज पे करते हैं। तो जो प्री क्लिनिकल ट्रायल होते हैं वो हम लोग एनिमल पे कर रहे हैं। अब एनिमल्स पे जब ट्रायल सक्सेसफुल हो जाता है, जब हमें पता चल जाता है कि हाँ हमारी दवा जो है एनिमल्स पे अपना इफेक्ट शो कर रही है, कोई भी मेजर साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी मेजर डिसएडवांटेज नहीं है इस दवा के, तब हम यहाँ पे क्या करते हैं, तब हम दवा का क्लिनिकल ट्रायल करना स्टार्ट करते हैं। क्लिनिकल ट्रायल का मतलब है दवा को ह्यूमंस पे ट्राई करते हैं, एक्चुअल ह्यूमंस पे, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले हमारे हेल्दी वॉलंटियर्स होते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे पेशेंट्स पे ट्राई करते हैं। तो एक चीज आप समझो कि प्री क्लिनिकल से क्लिनिकल ट्रायल में आने से पहले हमें एक फॉर्म भरना होता है, IND, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन। तो ये फॉर्म हम लोग जब भरते हैं और इस फॉर्म के थ्रू जब हमें अप्रूवल मिल जाता है, अप्रूवल कौन देता है, हमारा CDSCO, ठीक है, इंडिया की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जब वो हमें अप्रूवल दे देती है, कंपनी को अप्रूवल दे देती है, तब यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल दवा का स्टार्ट होता है। अब क्लिनिकल ट्रायल में भी 3 फेज होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, वैसे फेज 4 भी होता है, लेकिन फेज 4 एक्चुअल में क्लिनिकल ट्रायल नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे हमारा दवा जो है मार्केट में आ जाती है। तो देखो ऐसे समझो कि 3 फेज हमारे होते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के। तो जब ये सारी चीजें हो जाती है, 3 फेज अगर सक्सेसफुल हो गए, तो अब दवा यहाँ पे फेज 4 में क्या होता है, मार्केट में आ जाती है। लेकिन मार्केट में लाने से पहले भी एक और उसका फॉर्म भरना होता है जिसको हम बोलते हैं NDA, न्यू ड्रग एप्लीकेशन फॉर्म। तो जब ये फॉर्म भरने के बाद भी हमें अप्रूवल मिल जाता है कंपनी को, तब फाइनली दवा यहाँ पे मार्केट में आ जाती है। तो इन सारे स्टेजेस से हमें एक दवा यहाँ पे गुजरती है अपने डेवलपमेंट से मार्केट में आने तक। तो अगर हम लोग देखें तो एक कंपनी हमारा सबसे पहले IND डॉक्यूमेंट सबमिट करती है क्लिनिकल ट्रायल को स्टार्ट करने के लिए। क्लिनिकल ट्रायल जब सक्सेसफुल हो जाता है तो एक NDA डॉक्यूमेंट फिल करती है टू अप्रूवल फॉर सेल, ठीक है। बाकी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी होती हैं वो रिव्यू करती हैं ऑल द डाटा ऑन सेफ्टी, एफिकेसी, मैन्युफैक्चरिंग, और अप्रूवल हमारा दे दिया जाता है अगर जो दवा है, ठीक है, वो सभी लीगल, साइंटिफिक और क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स को फॉलो कर लेती है। पोस्ट अप्रूवल भी हमारे, अच्छा देखो अप्रूवल देने के बाद भी, मतलब दवा के मार्केट में दवा के आने के बाद भी क्या होता है, उसका फार्माकोविजिलेंस होता रहता है। मतलब कि दवा मार्केट में आने के बाद भी निगरानी में बनी रहती है कि कहीं मार्केट में आने के बाद भी उसने कोई साइड इफेक्ट तो नहीं कॉज किया, कोई हार्म तो नहीं कॉज किया। तो वो सारी चीजें मार्केट में आने के बाद भी लाइफ टाइम तक चलती रहती हैं। अब देखो अगर हम लोग यहाँ पे देखना चाहें कि जब भी कोई कंपनी है, ठीक है, वो यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट करती है, तो जो भी फॉर्म वगैरह की फिलिंग होती है, तो कैसे क्या प्रोसीजर होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा एप्लीकेंट होता है, तो देखो एक तो वहाँ पे वो IND का फॉर्म भरेगा ही अगर उसको क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट करने हैं। अब IND एप्लीकेशन कहाँ फिल करी जाती है, हमारी CDSCO हेडक्वार्टर्स में, ठीक है। और एक उसको एप्लीकेशन और भी फिल करनी होती है एथिकल कमेटी को। भाई एथिकल कमेटी क्या देखती है, एथिकल कमेटी ये वेरीफाई करती है कि जो भी
भी चीजें हैं वो एथिक्स के अकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, कोई अनएथिकल काम तो नहीं होने वाला है, या फिर प्रीवियस में जैसे एनिमल्स पे जब टेस्टिंग करी गई तो वो एथिक्स के अंदर रह के करी गई कि नहीं करी गई, कोई अनएथिकल वे में तो नहीं करी गई, क्योंकि अब ह्यूमंस पे स्टार्ट होने वाला है। तो वहां पे भी पता चले जिन ह्यूमंस को यहाँ पे लेने वाले हैं ट्रायल के लिए, पता चले उनका कंसेंट ही ना हो। तो ये सारी चीजें भी हमारी एथिकल कमेटी भी थोड़ा सा रिव्यू करती है। बाकी मेन तो हमारा CDSCO ही होता है, जो कि हमारा IND एप्लीकेशन यहाँ पे फिल करी जाती है। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसको देखें तो देखो यहाँ पे क्या होता है, एग्जामिनेशन करता है हमारा न्यू ड्रग डिवीजन का एप्लीकेशन के बाद, उसके बाद IND कमेटी यहाँ पे इसका एक डिटेल रिव्यू करती है, और उसके बाद यहाँ पे DCGI, ठीक है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को रिकमेंडेशन जाता है। उसके बाद हमारी IND एप्लीकेशन अप्रूव होती है। तो अगर अप्रूव होती है तो वहाँ पे हमारा क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट जब हो जाता है तो हमारा यहाँ पे जब क्लिनिकल ट्रायल भी सक्सेसफुल हो जाता है तो क्या होता है, एप्लीकेशन फॉर NDA, ठीक है, तो न्यू ड्रग रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन जाती है। और जब ये भी कंप्लीट हो जाती है तो इसको भी सबसे पहले हमारा रिव्यू करता है DCGI, हमारा ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। और अगर यहाँ पे कंप्लीट होती है तो लाइसेंस दे दिया जाता है। लाइसेंस किस चीज़ का, कि हाँ अब दवा मार्केट में जा सकती है, और अगर नहीं तो लाइसेंस यहाँ पे रिफ्यूज कर दिया जाता है। और यहाँ पे देखो क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट करने के लिए इस IND एप्लीकेशन का फिल होना तो जरूरी ही है, मतलब IND अप्रूवल तो मिलना जरूरी है, लेकिन एथिकल कमेटी से अप्रूवल मिलना भी जरूरी होता है, ठीक है। तो जब दोनों तरफ से अप्रूवल मिलता है तब क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट होता है, और क्लिनिकल ट्रायल सक्सेसफुल होता है तब हमारा यहाँ पे कह सकते हो NDA जो है शुरू हो जाता है, और NDA सक्सेसफुल हो गया तो हमारी दवा मार्केट में आ जाती है। तो इस तरीके से हमें सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। बाकी अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने ड्रग डेवलपमेंट टीम के बारे में, तो ये हमारा सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर आ जाता है। तो देखो ड्रग डेवलपमेंट टीम से क्या मतलब है, सिंपल सी बात है, ये हमारी वो ग्रुप ऑफ स्पेशलिस्ट होती है जो कि स्टेप बाय स्टेप, यानी कि एक लैब आइडिया को एक सेफ इफेक्टिव मेडिसिन में कन्वर्ट करने में ये टीम हमारी हेल्प करती है। भाई लैब आइडिया से मतलब क्या है, कोई भी जब दवा डेवलप होती है तो सबसे पहले लैब में ही तो किसी कंपाउंड को टेस्ट किया जाता है। तो उस कंपाउंड के टेस्टिंग से लेके उसके मेडिसिन के फॉर्म में डेवलप होने तक जो भी हमारी टीम हेल्प करती है वो हमारी होती है ड्रग डेवलपमेंट टीम। अब यहाँ पे भी कह सकते हो ये भी डेवलपमेंट टीम भी अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई होती है, ठीक है, इसके भी सब डिवीजन होते हैं। तो वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे, और ये ईच स्टेज में फ्रॉम डिस्कवरी टू आफ्टर लॉन्च सेफ्टी, इन सभी में हमारा ये निगरानी रखती है, हेल्प करती है। अब अगर हम लोग देखें तो इस टीम में क्या क्या हमें कौन कौन से मेंबर्स देखने को मिलते हैं, तो इस टीम में जो है एक हमारा केमिस्ट होते हैं, फार्माकोलॉजिस्ट होते हैं, बायोलॉजिस्ट होते हैं, एक स्मॉल ग्रुप ऑफ टीम होती है जो कि हमारा लीड कंपाउंड हमारा मेन कंपाउंड होता है, ठीक है, वही मेन कंपाउंड जिससे हमारी ड्रग बनती है, या फिर कह सकते हो मेन ड्रग होता है। देखो लीड कंपाउंड क्या होता है कि इस लीड कंपाउंड को आगे चल के और मॉडिफाई किया जाता है, इसमें कुछ चेंजेस करे जाते हैं, तब वो हमारी फाइनल ड्रग बनती है। मतलब ये समझ लो कि ड्रग का रॉ मटेरियल होता है। और क्लासेज ऑफ कंपाउंड्स वर्दी ऑफ कंटिन्यूड रिसर्च, ठीक है, तो या फिर वो हमारी कह सकते हो लीड कंपाउंड कोई सिंगल भी हो सकता है या फिर बहुत सारे भी हो सकते हैं जो यहाँ पे वर्दी होते हैं आगे रिसर्च के लिए। भाई अगर हम लोग कोई नई ड्रग डेवलप कर रहे हैं तो हमें बहुत सारी उसके ऊपर टेस्टिंग करनी है, बहुत सारे हमें पैसे खर्चे करने हैं, तो हम लोग बहुत संभाल के ही तो करेंगे। पता चले हमने कोई भी कंपाउंड ले लिया, उसकी टेस्टिंग करना स्टार्ट कर दी, तो ये सारी चीज़ें सबसे पहले देखी जाती है। फिर एक टॉक्सिकोलॉजिस्ट होता है जो कि हमारा टॉक्सिक इफेक्ट की स्टडी करता है। उसके बाद इंजीनियरिंग में भी एक्सपर्ट होते हैं जो कि यहाँ पे कह सकते हो बहुत सारी मशीनें भी हमारी यहाँ पे यूज़ होती हैं, तो उन सब के रिलेटेड भी एक एक्सपर्ट होता है। कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट होता है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स होते हैं, और उसके अलावा हमारा स्टेटिस्टिशियन भी होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे स्टेटिस्टिक्स को, मतलब स्टेटिस्टिक्स क्या होता है, थोड़ा सा मैथ, ठीक है, हमारे कुछ कैलकुलेशंस वगैरह भी करी जाती है तो वहाँ पे मैथ भी लगती है, तो वहाँ पे एक हमारा स्टेटिस्टिशियन भी होता है। हमारे फिजिशियंस होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, तो ये सारी हमारी टीम मेंबर्स में हमें देखने को मिलते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे इस ड्रग डेवलपमेंट टीम के क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये टीम हमारी जो है इनके फंक्शंस के बेस पे डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई करी जा सकती है। एक हो गया ड्रग डिस्कवरी प्रोजेक्ट टीम, फिर हमारा हो गया प्री क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट टीम, फिर क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट टीम। तो इस तरीके से हमारी 7 टीमें होती हैं, इनको एक ही करके देखते हैं। सबसे पहला हमारा आ जाता है ड्रग डिस्कवरी प्रोजेक्ट टीम। तो भाई देखो इसका नाम क्या है, ड्रग डिस्कवरी प्रोजेक्ट, यानी ये ड्रग की डिस्कवरी में अपना रोल प्ले करती हैं। तो ये हमारा जो भी न्यू केमिकल एंटिटी है, लीड कंपाउंड है जिससे हमें ड्रग बनानी है, उसको आइडेंटिफाई करती है, उसको डिजाइन करने में हेल्प करती है। अब इसमें कौन कौन होता है, इसमें हमारा केमिस्ट होते हैं, बायोलॉजिस्ट होते हैं, फार्माकोलॉजिस्ट होते हैं, जो कि हमारा जो भी टारगेट कंपाउंड है उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग मतलब कि मान लो 2-4 सिमिलर कंपाउंड है तो उसमें जो हमारा सबसे इफेक्टिव है उसको निकाल के अलग करना, ठीक है। सेलेक्ट प्रॉमिसिंग ड्रग कैंडिडेट फॉर फर्दर प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट, ठीक है। और उसके बाद जब यहाँ पे ये सारी चीजें करके एक प्रॉमिसिंग एक कोई हमें ऐसा कंपाउंड मिलता है जो कि आगे के प्रोसीजर्स के लिए हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, मतलब बेसिकली ये लोग सेलेक्ट करते हैं।
फिर हमारा आता है प्री क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट टीम। तो प्री क्लिनिकल क्या होता है भाई, जहाँ पे हम लोग ड्रग की टेस्टिंग एनिमल्स पे करते हैं। तो ये हमारा लेबोरेटरी और एनिमल टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं और सुटेबल डोजेज फॉर्म यहाँ पे डेवलप करते हैं और फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी यहाँ पे डिफाइन करी जाती है एनिमल टेस्टिंग के थ्रू। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हमारा तैयार किया जाता है आईएनडी के लिए। तो यहाँ पे देखो क्या होता है भाई, प्री क्लिनिकल जब एनिमल पे टेस्टिंग हो जाती है तो हमें क्या चाहिए, हमें फिर चाहिए क्लिनिकल टेस्टिंग, ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल्स। तो उसके लिए हमें आईएनडी फिल करना होता है। तो वो सारी चीज़ें यही टीम करती है मिलके। फिर हमारा आता है क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट टीम। तो ये हमारा ह्यूमन ट्रायल्स मतलब कि फेज 1 से फेज 3 तक के जो ट्रायल्स होते हैं उनको कंडक्ट करता है। उसके बाद इसमें हमारा डॉक्टर्स, क्लिनिकल रिसर्च, बायो स्टेटिस्टिशियन, कोऑर्डिनेटर्स, तो ये सारे हमें देखने को मिलते हैं और ये क्लिनिकल डाटा को कलेक्ट करते हैं और न्यू ड्रग एप्लीकेशन के सबमिशन में अपना रोल प्ले करते हैं। फिर हमारा आता है मार्केटिंग टीम, जो कि हमारा मार्केट ट्रेंड्स को जो है स्टडी करती है, टारगेट पॉपुलेशन को देखती है कि किस पॉपुलेशन को टारगेट करना है इस पार्टिकुलर दवा के लिए, ठीक है, प्रोडक्ट को पोजीशन करती है, हमारा प्रमोशनल, ठीक है, दवा का प्रमोशन कैसे करना है, आफ्टर लॉन्च कैसे करना है, ठीक है, उसके बाद कह सकते हो पोस्ट मार्केटिंग कंडक्शन, यानी कि दवा के मार्केट में जाने के बाद भी दवा पे निगरानी रखने का काम हमारा ये मार्केटिंग टीम करती है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें रेगुलेटरी अफेयर टीम के बारे में, तो देखो रेगुलेटरी अफेयर हमने देखा ही थोड़ी देर पहले। तो इसमें क्या होता है, ये हमारा कंप्लायंस को इंश्योर करती है नेशनल और इंटरनेशनल ड्रग लॉ से, ठीक है, ध्यान देती है कि जो भी हमारे रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, उनका अप्रूवल मिल पाए। और यहाँ पे रेगुलेटरी एजेंसी यानी कि एफडीए, एससीडी, एससीओ, इन सबसे कम्युनिकेट करने का काम भी करती है। इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में अभी थोड़ा देख ही लिया है। लीगल टीम की बात करें तो ये हमारा पेटेंट फाइलिंग हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गया, लाइसेंसिंग इशूज हो गए। तो जो भी लीगल मामले होते हैं उन सभी को देखने का काम हमारा ये करती है, ठीक है, लीगल रिस्क और लिटिगेशंस से हमारा प्रोटेक्ट करती है कंपनी को। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें अपने मैनेजमेंट टीम के बारे में। तो यहाँ पे देखो हमने जो बाकी 6 टीमें देखी, इन 6 टीमों को मैनेज करने का काम हमारी ये मैनेजमेंट टीम करती है। ये हमारी ऑल डिपार्टमेंट्स मतलब यही जो हमारी बाकी 6 टीमें हैं इनके साथ कोऑर्डिनेट करती है और टाइमली प्रोजेक्ट कंप्लीशन को इंश्योर करती है। ये जो भी हमारा बजट होता है, रिसोर्स होते हैं और जो भी डेवलपमेंट प्रायोरिटीज हैं उनको यहाँ पे सेट करती है। और यहाँ पे ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस जो है हमारा वो कंपनी और रेगुलेटरी गोल्स, ठीक है, को मीट करे उसको यहाँ पे इंश्योर करती है। तो ये हमारा हो जाता है मैनेजमेंट टीम। तो यहाँ पे हमने देखा अपने ड्रग डेवलपमेंट टीम्स को। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा हो जाता है नॉन क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट। अब एक चीज आप लोग समझो, नॉन क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट को ही हम लोग प्री क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट भी बोलते हैं। यानी ये हमारा वही फेस है जहाँ पे हमारी दवा को हम लोग जो है एनिमल्स पे टेस्ट करने वाले होते हैं या फिर उनके टिश्यूज पे टेस्ट करते हैं। तो नॉन क्लिनिकल और प्री क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट रिफर्स टू द स्टेज ऑफ रिसर्च दैट अकर बिफोर टेस्टिंग ऑफ अ न्यू ड्रग इन ह्यूमंस। यानी कि क्लिनिकल ट्रायल से पहले का जो स्टेज होता है वो होता है नॉन क्लिनिकल या फिर प्री क्लिनिकल। और ये हमारा मेनली लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स के लिए परफॉर्म किया जाता है या फिर जो जिनमें हम लोग क्या करते हैं, दवा की स्टडीज अपने एनिमल्स पे करते हैं टू इवेल्युएट द सेफ्टी, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी एंड मेटाबॉलिज्म। तो जब भी हम लोग कोई नई दवा डेवलप करते हैं तो हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि जो दवा है, ठीक है, वो सेफ हो, उसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट कैसा है, उसका मेटाबॉलिज्म वगैरह किस तरीके से हो रहा है। तो उसका एक आइडिया हम लोग जो है एनिमल्स पे दवा की टेस्टिंग करके लेते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि कौन कौन सी स्टडी हम लोग यहाँ पे इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं, तो 3 तरीके से हम लोग यहाँ पे नॉन क्लिनिकल ट्रायल को परफॉर्म कर सकते हैं। तो पहला हो गया इन सिलिको। अब देखो इन सिलिको क्या होता है, इसमें हम लोग यहाँ पे जो दवा का एक केमिकल स्ट्रक्चर होता है उसी के बेस पे क्या होता है, थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके और कुछ सॉफ्टवेयर का यूज करके कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर पे ही हम लोग यहाँ पे उसके केमिकल स्ट्रक्चर और प्रीवियस अवेलेबल डाटा के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे उसकी सेफ्टी वगैरह को चेक करते हैं। यानी उसी के जैसा जो सिमिलर कह सकते हो ड्रग हमारे पास पहले भी अवेलेबल है या फिर उसी से मिलता जुलता केमिकल स्ट्रक्चर अगर किसी और ड्रग का है तो वो ड्रग का सेफ्टी डाटा कैसा है, उन सबसे थोड़ा बहुत मैच करके हम लोग यहाँ पे सबसे पहले कंप्यूटर पे ही ड्रग की सेफ्टी को परफॉर्म करते हैं। तो ये हो जाता है इन सिलिको। अब जब इन सिलिको में हमें ड्रग की सेफ्टी का एक बेसिक आइडिया लग जाता है तब हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करते हैं इन विट्रो स्टडी। अब इन विट्रो का क्या मतलब है कि देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहली बात इन विट्रो इन विवो आपको पता ही होगा। इन विवो मतलब बॉडी के अंदर, इन विट्रो मतलब बॉडी के बाहर। लेकिन बॉडी के बाहर भी बॉडी जैसी कंडीशंस, यानी कि इन विट्रो में हम लोग क्या करते हैं कि जो एनिमल टिश्यू कल्चर होता है, मतलब एनिमल के जिस टिश्यू में हमें दवा परफॉर्म करनी होती है उस टिश्यू का एक कल्चर तैयार करते हैं और फिर उस कल्चर में दवा को सबसे पहले टेस्ट करते हैं कि वहां पे हमारी दवा कैसी परफॉर्म कर रही है। जब वहां पे भी हमारी दवा सेफ परफॉर्म करती है तब फाइनली हम लोग यहाँ पे एनिमल्स पे टेस्टिंग करते हैं जिसको हम बोलते हैं इन विवो। देखो यहाँ पे इन विट्रो इन विवो एनिमल्स के केस में हो रहा है।
भाई देखो एक चीज है कि कोई भी ड्रग को डायरेक्टली भी हम लोग एनिमल्स पे नहीं परफॉर्म कर देते हैं, ठीक है। पहले हम लोग यहाँ पे एनिमल्स पे परफॉर्म करने से पहले भी हम लोग चेक करते हैं कि दवा हमारी थोड़ी बहुत तो सेफ है ही है, कि ऐसा ना हो कि हम लोग कोई भी नया कंपाउंड हुआ उसको हमने सीधे एनिमल पे डाल दिया कि वो सीधे मरी जाए, ऐसा नहीं करते हम लोग। तो ये सारी स्टडीज हम लोग यहाँ पे ऐसे परफॉर्म करते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो सबसे पहला हमारा जाता है भाई एनिमल्स टेस्टिंग या फिर नॉन क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट में हमारा मेजर रोल क्या होता है कि हम लोग ड्रग की फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी को पता लगा पाए कि जो दवा है उसका क्या इफेक्ट आ रहा है और कौन सा अनडिजायर्ड इफेक्ट आ रहा है। मतलब एक जो डिजायर्ड इफेक्ट है, ठीक है, वो कैसा आ रहा है, कितना आ रहा है, और एक जो हमारा साइड इफेक्ट भी है वो कैसा आ रहा है, ठीक है, वह फिर किस किस इंटेंसिटी का आ रहा है। तो वो सारी चीजें हम लोग पता लगाते हैं। एडीएमई चेक करते हैं हमारा ड्रग का एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन कैसा है एनिमल बॉडी के अंदर। टू एसेस टॉक्सिसिटी, और देखते हैं कि ड्रग की टॉक्सिसिटी कैसी है, ठीक है, और ह्यूमंस के लिए एक सेफ स्टार्टिंग डोज हमारी क्या होनी चाहिए। और फिर हम लोग यहाँ पे आईएनडी एप्लीकेशन के लिए एक साइंटिफिक डाटा हमारे पास मिल जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने कंपोनेंट्स की कि नॉन क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट में हम लोग किन किन चीज़ों को स्टडी करते हैं, तो सबसे पहला आता है फार्माकोलॉजिकल स्टडीज, फिर हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स एंड मेटाबॉलिज्म स्टडी आ जाता है, और फिर हमारा नेक्स्ट हमारा टॉक्सिकोलॉजी स्टडीज आ जाता है। तो देखियो अगर आप लोग यहाँ पे अपना सिलेबस देखो तो ये 3 ही आप लोग के सिलेबस में दिया है। जैसे कि ये हमारा आ जाता है जो हमारा आता है नॉन क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट, जिसके अंदर हमारा फार्माकोलॉजी दिया है, ड्रग मेटाबॉलिज्म और टॉक्सिकोलॉजी। तो अब ड्रग मेटाबॉलिज्म के साथ साथ हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स को भी पढ़ लेंगे, क्योंकि मेटाबॉलिज्म फार्माकोकाइनेटिक का ही पार्ट होता है, आपको पता होगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे फार्माकोलॉजिकल स्टडी की बात करें तो देखो यहाँ पे क्या होता है, इसमें हम लोग यहाँ पे ड्रग को देखते हैं कि वो किस तरीके से बॉडी पे एक्ट कर रहा है और यहाँ पे बॉडी किस तरीके से ड्रग पे अपना एक्शन शो कर रही है, ठीक है। तो ये दोनों ही चीजें मतलब बेसिकली फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स दोनों को ही चेक करते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हम लोग फार्माकोडायनेमिक्स को देखें तो इसमें हम लोग क्या चीज़ें देखते हैं कि हम लोग देखते हैं कि जो बॉडी है, जो दवा है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है, थेरापेटिक इफेक्ट कैसा है, ठीक है, रिसेप्टर से किस तरीके से बाइंड करती है, कौन से रिसेप्टर पे बाइंड कर रही है, एंजाइम इनिबिशन कितना है, कौन कौन से एंजाइम इसको इनिबिट कर रहे हैं या फिर कौन कौन से एंजाइम उसको इंड्यूस कर रहे हैं, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट एक्टिविटी कैसी है। सेकेंडरी फार्माकोडायनेमिक्स में हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि जो दवा है, ठीक है, उसके अदर कौन कौन से फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हैं, जो कि कह सकते हो पोटेंशियल साइड इफेक्ट कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ पे हमने स्टडी करी कि डिजायर्ड इफेक्ट कैसा आ रहा है और किस तरीके से आ रहा है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अनडिजायर्ड इफेक्ट कैसा आ रहा है। और सेफ्टी फार्माकोलॉजी में हम लोग चेक करते हैं कि जो दवा है, ठीक है, उसका सेफ्टी रिस्क कितना है, कि मतलब कह सकते हो जितना फायदा कर रही है उसके बेस पे उसका हार्म रेशियो कैसा है। अगर ज़्यादा फायदा कर रही है और थोड़ा बहुत लिटिल बिट मान लो हार्म कर रही है, साइड इफेक्ट आ रहा है, तो थोड़ा बहुत हम लोग मैनेज कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बॉडी के किन किन ऑर्गन्स पे उसका कैसा इफेक्ट आ रहा है, कहीं वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सीएनएस, रीनल सिस्टम, जीआईटी सिस्टम, इन सब पे कोई मेजर हार्म तो नहीं कर रही है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे सेफ्टी फार्माकोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये हमारा पहला हो जाता है फार्माकोलॉजिकल स्टडी। अब हालांकि फार्माकोकाइनेटिक भी इसी के अंदर आ जाता है, बट हम लोग थोड़ा सा सिलेबस के अकॉर्डिंग अलग से पढ़ लेते हैं। तो अलग से सिलेबस में आपका मेटाबॉलिज्म दिया है, बट हम लोग इसके साथ साथ फार्माकोकाइनेटिक भी पढ़ लेते हैं। तो इस स्टडी में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो दवा है, ठीक है, वो बॉडी किस तरीके से हैंडल करती है। तो एब्जॉर्प्शन में देखते हैं कि जो दवा है वो किस तरीके से हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रही है, कितने रेट से, कितनी एक्सटेंट से, ठीक है। इसमें हम लोग बायो अवेलेबिलिटी, प्लाज्मा कंसेंट्रेशन, टाइम प्रोफाइल, इन सब चीज़ों को देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग देखते हैं कि जो हमारी दवा है वो बॉडी में कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन रेट कितना है, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जो है किस तरीके से हो रही है, कितना ज़्यादा हो रही है या फिर कितना कम हो रही है, टिश्यू पार्टीशनिंग कितना है। मेटाबॉलिज्म में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो दवा है वो किस तरीके से हमारी बॉडी में केमिकली अल्टर हो रही है। केमिकली अल्टर मतलब चेंज होना, ठीक है। तो बेसिकली किस तरीके से बॉडी में दवा हमारी चेंज हो रही है ताकि वो एक्सक्रीटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करी जा सके। इसमें हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि दवा जो है मेटाबॉलिज्म के बाद जो उसका मेटाबोलाइट बनता है, ठीक है। मेटाबोलाइट क्या होता है, जब दवा का मेटाबॉलिज्म हो जाता है तो दवा मेटाबोलाइट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो मेटाबोलाइट हमारा एक्टिव या टॉक्सिक तो नहीं है भाई, कुछ कुछ दवा क्या होती है कि उनके मेटाबोलाइट्स भी एक्टिव हो जाते हैं, जैसे प्रोड्रग। तो वहाँ पे क्या होता है, हम लोग चेक करते हैं कि दवा कहीं ऐसा तो नहीं है मेटाबॉलिज्म के बाद भी एक्टिव है, या फिर मेटाबॉलिज्म के बाद कहीं टॉक्सिक तो नहीं हो जा रही है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। और इन विट्रो स्टडी में हम लोग यहाँ पे लीवर माइक्रोसोम्स, हेपेटोसाइट्स, ठीक है, लीवर के सेल्स का यूज कर सकते हैं। एक्सक्रीशन की बात करें तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से रूट से हमारी दवा एक्सक्रीट हो रही है, हाफ लाइफ कैसा है, क्लियरेंस रेट कैसा है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखते हैं। और उसके बाद हमारा टॉक्सिकोलॉजी स्टडी आ जाता है। तो टॉक्सिकोलॉजी में हम लोग बेसिकली देखते हैं कि दवा
हार्म कैसे कर रही है बॉडी को, या फिर कितनी डोज पे हार्म कर सकती है। तो इसमें हम लोग 3 स्टडी करते हैं, एक होता है एक्यूट टॉक्सिसिटी, सब एक्यूट टॉक्सिसिटी और क्रॉनिक टॉक्सिसिटी। थोड़ा सा ध्यान से समझना। एक्यूट टॉक्सिसिटी में हम लोग क्या करते हैं, सिंगल हाई डोज स्टडीज इन एटलीस्ट 2 एनिमल स्पीसीज डिटरमाइंस LD50। थोड़ा सा ध्यान से समझना। एक्यूट टॉक्सिसिटी में हम लोग क्या करते हैं, पहली बात तो हम लोग यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप के एनिमल्स लेते हैं। एक हमारा रोडेंट कैटेगरी का होता है, ठीक है, जैसे रैट वगैरह, माइस वगैरह, और एक हमारा नॉन रोडेंट कैटेगरी का एनिमल होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों ही टाइप के एनिमल्स में हम लोग यहाँ पे जो दवा है उसकी एक सिंगल हाई डोज देते हैं। जैसे मान लो कि एक दवा है, ठीक है, उसकी हम लोग यहाँ पे मान लो हमने 500 mg एक बार में ही दोनों ही एनिमल्स में दे दी, ठीक है। अब देने के बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ये जो 500 mg हमने एक बार में दी है ये कितना हार्म कर रही है या फिर किस तरीके से हार्म कर रही है। क्योंकि देखो यहाँ पे मान लो हमने बहुत हाई डोज दी है, मान लो इस दवा की नॉर्मली 50 mg ही देनी चाहिए या फिर 100 mg ही देनी चाहिए, लेकिन हम एक बार में ही 500 mg हमने दी। अब ये जो रोडेंट और नॉन रोडेंट है तो इसमें टोटल मिला के हम लोग क्या करते हैं कि लगभग मान लो हमने 50 या फिर मान लो चलो हम कह रहे हैं 10 एनिमल्स पे हमने स्टडी करी, ठीक है। तो 10 एनिमल्स पे जब हमने स्टडी करते हैं तो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि वो सिंगल हाई डोज कितनी है जिसपे 10 में से कम यहाँ पे 5 एनिमल्स की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है, काफ़ी क्रुएल्टी से हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग जो है अच्छा देखो, मान लो 500 mg पे नहीं हुई तो फिर हम लोग और डोज बढ़ाते जाते हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग LD50 डिफाइन करते हैं। LD50 क्या होती है, हमारी वो डोज होती है जो कि कम से कम 50% एनिमल में डेथ कॉज करती है। तो मान लो हम लोग 10 एनिमल्स पे टेस्टिंग कर रहे हैं, तो पहले हमने 500 mg दी, तो मान लो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, तो हम लोग फिर डोज को बढ़ाएंगे, फिर हम लोग 600 mg देंगे, मान लो तब भी कुछ नहीं हुआ। तो इस तरीके से बढ़ाते बढ़ाते मान लो हमने 800 mg दी, और 800 mg देने पे 10 में से कम 4 या 5 एनिमल्स की डेथ हो गई, और 4 या 5 मान लो किसी तरह बच गए, लेकिन उनमें भी काफी हार्मफुल साइड इफेक्ट हुआ। तो इस डोज को फिर हम लोग यहाँ पे LD50 कंसीडर कर लेते हैं। तो ये LD50 क्या होता है, एक्यूट टॉक्सिसिटी में हम लोग यहाँ पे इस डोज को पता लगाते हैं। फिर हमारा एक आ जाता है सब एक्यूट टॉक्सिसिटी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो हमारी डिजायर डोज होती है, मतलब यहाँ पे हम लोग डोज बढ़ाते नहीं है, बल्कि जो एक रेगुलर डोज है उसको हम लोग काफी लंबे टाइम तक, लगभग 14 से 90 दिनों तक देके देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो दवा है वो शॉर्ट टाइम में तो सही है लेकिन लॉन्ग टाइम में कोई ऑर्गन को डैमेज कर दे रही है। तो यहाँ पे हम लोग जो है इस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं। और क्रॉनिक टॉक्सिसिटी में हम लोग क्या चेक करते हैं, इसमें हम लोग दवा को एक ही एनिमल में लगभग 6 महीने से लेकर 2 साल तक देते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि जो दवा का लॉन्ग टर्म एक्सपोजर है वो किस तरीके से बॉडी में, कहीं ऐसा तो नहीं कि मान लो चलो 14 दिन में भी नहीं, 90 दिन में भी नहीं, लेकिन पता चले 6 महीने या 12 या 2 साल के अंदर वो पूरी बॉडी में बहुत मेजर डैमेज कर दे रही है। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे टॉक्सिकोलॉजी स्टडी में इस तरीके से पता लगाते हैं। तो ये हमारा हो जाता है नॉन क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन के बारे में, तो अब अगर आप लोग यहाँ पे अपना सिलेबस देखो तो यहाँ पे आपके सिलेबस में टॉपिक दे रखा है जनरल कंसिडरेशंस फॉर इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन। तो यहाँ पे देखो 3 टॉपिक आपके दिए हैं, एक दिया है IND, दूसरा दिया है IB, थर्ड दिया है NDA। तो इन तीनों के बारे में ही अलग अलग हमें डिटेल में पढ़ना है, इनके जो भी बेसिक जनरल कंसिडरेशंस हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे IND के बारे में पढ़ते हैं। तो भाई IND क्या होता है, IND हमारा वो फॉर्म होता है जो कि हम लोग यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल के लिए सबमिट करते हैं। जब हमारा प्री क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो हम लोग क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट करने के लिए IND फॉर्म सबमिट करते हैं। अब यहाँ पे देखो, जैसे मान लो US में है तो US में हम लोग US FDA को सबमिट करते हैं, इंडिया में हम लोग CDSCO को करते हैं। अब देखो एक चीज आप मतलब हो सकता है आप सोचो कि US FDA क्यों मेंशन है, फिर हम लोग इंडिया में तो हमें CDSCO के बारे में पढ़ना चाहिए। बट आप लोग का सिलेबस में ही देखिए CDSCO के बारे में ज़्यादा जिक्र ही नहीं किया गया है, बल्कि FDA के बारे में ही देखिए यहाँ पे, बल्कि ये भी दिया गया है कि डाटा प्रेजेंटेशन फॉर FDA सबमिशन। तो सिलेबस ही जब FDA के अकॉर्डिंग डिजाइन है तो हम लोग भी उसी तरीके से देख रहे हैं, और ज़्यादातर डाटा भी FDA के अकॉर्डिंग ही अवेलेबल है, तो वो चीज़ है थोड़ा सा। तो यहाँ पे मतलब मान लो US में हम लोग यहाँ पे, बट आप समझो इंडिया में करना है तो CDSCO को देंगे, US में करना है तो US FDA को देंगे। तो हम लोग यहाँ पे एक IND एप्लीकेशन सबमिट करते हैं ताकि हम क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट कर सकें। ये हमारा इंश्योर करता है कि जो ड्रग है वो सेफ इनफ टू बी टेस्टेड ऑन ह्यूमन, यानी कि इसमें हम लोग एनिमल्स पे टेस्ट करके इतना पता लगा लेते हैं कि हाँ दवा इतनी तो सेफ है कि ह्यूमंस में देने पे हो सकता है नुकसान करे बट एटलीस्ट डेथ कॉज नहीं करेगी। एंड दैट क्लिनिकल ट्रायल्स आर साइंटिफिकली साउंड एंड एथिकल, ठीक है, और एथिकल तरीके से परफॉर्म किए गए हों। द IND is usually filed after successful preclinical studies showing safety and biological activity, ठीक है। तो IND हम लोग कब भरते हैं, जब हमारी प्री क्लिनिकल स्टडी यहाँ पे सक्सेसफुली हो गई होती है और हमारे पास एक पूरा डाटा तैयार हो जाता है। अब अगर हम लोग देखें तो ये जो IND होता है ना, ये हमारा 2 तरीके का होता है।
एक होता है कॉमर्शियल, एक होता है रिसर्च। देखो कॉमर्शियल का मतलब यहाँ पे हमारा जो पर्पज होता है, तो यहाँ पे कॉमर्शियल जो आईएनडी होता है ये कंपनी फिल करती है, क्योंकि कंपनी का मेन पर्पज क्या है कि एट लास्ट में वो दवा को मार्केट में ले जा सके। तो मार्केट में दवा को अगर लाना है, ठीक है, दवा की मार्केटिंग करनी है, तो वो हमारा कॉमर्शियल फॉर्म भरते हैं। और अगर जो दवा है, मान लो कोई डॉक्टर है, एक डॉक्टर है या फिर कोई रिसर्च, ठीक है, कोई एनालिस्ट है, और वो यहाँ पे दवा को जो है स्टडी कर रहा है सिर्फ लैब में, ठीक है, रिसर्च के पर्पज से, तो वहां पे वो रिसर्च का फॉर्म भरेगा। मतलब वहां मान लो ये कोई नई दवा को स्टडी कर रहा है डेवलपमेंट के पर्पज से या फिर रिसर्च के पर्पज से, तो वो रिसर्च का फॉर्म भरेगा। तो ये दो टाइप के आईएनडी हमारे हो जाते हैं। अब अगर हम लोग कंटेंट ऑफ आईएनडी की बात करें, तो कंटेंट हमारा क्या आ जाता है कि इसके अंदर सबसे पहले तो हमारा एनिमल फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी डाटा होता है, कि भाई जो एनिमल पे टेस्टिंग हुई है तो उसका डाटा पूरा होता है कि हमारा जो हमारी जो दवा है वो एनिमल पे सेफ रही होनी चाहिए। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इन्फॉर्मेशन, कि किस तरीके से दवा को अभी तक कैसे मैन्युफैक्चर किया गया, कैसे फॉर्मुलेट किया गया, ठीक है, ताकि दवा की प्योरिटी, स्टेबिलिटी और क्वालिटी यहाँ पे पता लगाई जा सके। क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स, तो ये हमारा बताते हैं कि जो क्लिनिकल ट्रायल है वो किस तरीके से जो है होने वाला है, क्योंकि हम लोग आईएनडी क्यों भर रहे हैं, क्लिनिकल ट्रायल के लिए। तो क्लिनिकल ट्रायल कैसे कंडक्ट होने वाला है उसके रिगार्डिंग जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं वो इसमें फिल होते हैं। और इन्वेस्टिगेटर इंफॉर्मेशन में क्या होता है कि हमारा जो भी डॉक्टर, हमारा कह सकते हो क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट करने वाला है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है वो हमारे इसके अंदर फिल होती है। तो ये सारे हमारे आईएनडी के अंदर कह सकते हो जो फॉर्म होता है उसके अंदर हमें इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखो जो आईएनडी एप्लीकेशन है ये हमारी 3-4 टाइप की हो सकती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ आईएनडी एप्लीकेशन की बात करें तो 4 टाइप की हो जाती है। पहला आ जाता है इन्वेस्टिगेटर आईएनडी एप्लीकेशन। देखो यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर आईएनडी एप्लीकेशन में क्या होता है कि हमारा जो इन्वेस्टिगेटर होता है या फिर जो फिजिशियन होता है, जो यहाँ पे बेसिकली क्लिनिकल ट्रायल को कंडक्ट करने वाला है, वही हमारा इस फॉर्म को सबमिट करता है। और जो इन्वेस्टिगेटर है, बेसिकली इन्वेस्टिगेटर हमारा वही फिजिशियन है जो कि कंडक्ट करने वाला क्लिनिकल ट्रायल, वही हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है दवा के एडमिनिस्ट्रेशन और मॉनिटरिंग के लिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वही जिम्मेदारी लेता है, ठीक है, उसी के ऊपर सारी चीजें आती हैं। और ये हमारा देखो यहाँ पे भी देखा जाए ना तो ये जो फॉर्म होता है ये बेसिकली मार्केटिंग के पर्पज से नहीं बल्कि क्लिनिकल रिसर्च के पर्पज से ही ज्यादा फिल किया जाता है। यूज्ड व्हेन अ डॉक्टर वांट टू स्टडी एन अनअप्रूव्ड और अप्रूव्ड ड्रग, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारी नई दवा है तो वह अनअप्रूव्ड ही होती है, और कभी कभी कुछ अप्रूव्ड ड्रग्स भी होती हैं, तो उनके लिए भी हमारा आईएनडी फिल किया जाता है। तो इन सभी में हमारा यहाँ पे कह सकते हो बेसिकली इन्वेस्टिगेटर आईएनडी एप्लीकेशन फिल करी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है इमरजेंसी यूज आईएनडी एप्लीकेशन। अब एक चीज समझो, यहाँ पे मान लो कोई बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, ठीक है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन है जहाँ पे मान लो पेशेंट को कोई ऐसी अजीबोगरीब बीमारी हो गई जो पहले कभी नहीं हुई, और वहाँ पे उसके लिए कोई दवा डेवलप करी जा रही है। तो अगर वो बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है तो हो सकता है कि वहाँ पे दवा जो है कह सकते हो इतना ज़्यादा उस पर रिसर्च स्टडी ना भी हो, तब भी उसको अप्रूवल मिल सकता है। जैसा इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप यहाँ पे कोरोना की वैक्सीन में समझ सकते हो कि जब कोरोना आया हुआ था तो वहाँ पे क्या था भाई, कोरोना की वैक्सीन हमें तुरंत चाहिए थी, है ना, कि जितनी जल्दी से मिल पाए। अब एक नई दवा या फिर कह सकते हो नई वैक्सीन के डेवलपमेंट अगर हम लोग देखें तो उसमें तो लगभग 5 से 10 साल लग जाते हैं। तो 5 से 10 साल हम लोग वेट तो नहीं कर सकते थे। तो उस केस में यहाँ पे इमरजेंसी यूज आईएनडी एप्लीकेशन यहाँ पे फिल करनी होती है, ठीक है, कि जब कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, बहुत इमरजेंसी केस में दवा चाहिए होती है, तो उस केस में इस एप्लीकेशन को फिल किया जाता है। और देखो यहाँ पे कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जिस कंडीशन के लिए दवा लेनी है उसके लिए कोई और ट्रीटमेंट जब बिल्कुल अवेलेबल ना हो या फिर इनफ टाइम ही ना हो स्टैंडर्ड आईएनडी सबमिशन के लिए, तो ये हम लोग यहाँ पे ये वाला फॉर्म फिल कर सकते हैं। इनेबल्स इमीडिएट एक्सेस टू पोटेंशियली बेनिफिशियल इन्वेस्टिगेशनल ड्रग। अब यहाँ पे भी एक चीज है कि जिस भी ड्रग का अप्रूवल मिलेगा तो वो एनिमल्स पे बहुत सेफ परफॉर्म करी होनी चाहिए, ठीक है, उनका प्री क्लिनिकल ट्रायल बहुत ही सक्सेसफुल रहा होना चाहिए, तभी यहाँ पे ये एप्लीकेशन अप्रूव होती है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है ट्रीटमेंट आईएनडी एप्लीकेशन। तो देखो ये भी थोड़ा बहुत इमरजेंसी यूज की तरह ही होता है, लेकिन आप ऐसे समझो कि जो हमारी बहुत ही सीरियस डिजीज होती हैं जो कि अचानक से नहीं आए बल्कि काफी लंबे टाइम से चली आ रही हैं, जैसे आप ऐसे समझो कैंसर, ठीक है। तो कैंसर के लिए आज भी एकदम इफेक्टिव दवा नहीं बन पाई है जो 100% गारंटी लेके उसका ट्रीटमेंट कर दे। तो अगर मान लो कोई ऐसी दवा है जो, ठीक है, जो कि यहाँ पे क्लेम करी जा रही है कि हाँ अब ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज को भी ट्रीट कर सकती है, और मान लो उसका जो, अब एक चीज आप लोग समझो, वैसे तो हम लोग देख रहे हैं कि आईएनडी हम लोग कब भरते हैं, आईएनडी हम लोग फिल करते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, लेकिन ये जो ट्रीटमेंट आईएनडी है ये थोड़ा स्पेशल आईएनडी होता है। देखो यहाँ पे ट्रीटमेंट आईएनडी में क्या होता है कि हम लोग दवा ऑलरेडी जो है क्लिनिकल ट्रायल के फेज 3 में होती है, तब जाके इस ट्रीटमेंट आईएनडी को फिल किया जाता है।
मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, बट सिंपली समझो ये ट्रीटमेंट आईएनडी क्या होता है। ये एक स्पेशल टाइप का आईएनडी है जिसको यहाँ पे फेज 3 में फिल किया जाता है, यानी नॉर्मल आईएनडी पहले ही फिल हो चुका होता है और दवा फेज 3 में होती है। फेज 3 में क्या होता है, दवा यहाँ पे पेशेंट्स पे टेस्ट करी जा रही होती है। तो मान लो कोई ऐसा पेशेंट है, ठीक है, जिसपे दवा टेस्ट ना हो रही हो लेकिन उसको भी उस दवा की जरूरत हो, तो उस केस में उसके ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे इस ट्रीटमेंट आईएनडी एप्लीकेशन को फिल किया जा सका है। तो ड्रग यहाँ पे ऑलरेडी फेज 3 में होती है या फिर अंडर एफडीए रिव्यू होती है, और जो भी एविडेंस होते हैं वो सजेस्ट, मतलब ऑलरेडी जितना ट्रायल हो चुका होता है इसका फेज 3 तक, वो यहाँ पे जब सजेस्ट करता है कि दवा बहुत ही इफेक्टिव है, सेफ है, तब यहाँ पे इसको अलाउ कर दिया जाता है। अलाउ फॉर पेशेंट्स हु कांट पार्टिसिपेट इन ट्रायल्स टू गेन अर्ली एक्सेस टू प्रॉमिसिंग थेरेपीज, यानी यहाँ पे उन पेशेंट्स के लिए जिनको ये दवा नहीं मिल पाई है, उनके लिए यहाँ पे ये दवा जो है प्रिस्क्राइब, मतलब कह सकते हो अलाउ कर दी जाती है। और फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है स्क्रीनिंग आईएनडी एप्लीकेशन। अब स्क्रीनिंग में क्या होता है, जैसे मान लो कोई नई दवा हम लोग डेवलप कर रहे हैं। अब हो सकता है कि नई दवा में क्या हो कि एक की बजाय मान लो 2-3 जो है सिमिलर सी दवाएं हो, है ना। मान लो ये 3 दवाएं, ठीक है, तीनों थोड़ी सी सिमिलर सी हैं। अब यहाँ पे इन तीनों दवाओं को अगर हमें एक साथ टेस्ट करना है, ठीक है, एक साथ यहाँ पे टेस्ट करना है, लेकिन हमें इन तीनों दवाओं की प्री क्लिनिकल सेफ्टी हमें पता चल चुकी है, लेकिन फिर भी ये तीनों एक ही जैसा काम करते हैं और हमें पता लगाना है इन तीनों में से भी बेस्ट कौन है। तो उस केस में हम लोग यहाँ पे स्क्रीनिंग आईएनडी एप्लीकेशन फिल करते हैं। तो स्क्रीनिंग में हम लोग क्या करते हैं, यूज्ड व्हेन अ स्पॉन्सर और इन्वेस्टिगेटर वांट टू स्क्रीन अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड कंपाउंड्स पर्पस टू आइडेंटिफाई द मोस्ट प्रोमिसिंग कैंडिडेट फॉर फर्दर क्लिनिकल डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है कह सकते हो इन तीनों का ही स्टडी करते हैं, ताकि हम लोग यहाँ पे पता लगा सके इन तीनों में से भी बेस्ट कौन है, क्योंकि तीनों सिमिलर होते हैं लेकिन हमें बेस्ट चाहिए होता है। तो ये हमारा थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करता है, ठीक है। तो ये हमारे, देखो, ये हमारे हो जाते हैं टाइप्स ऑफ आईएनडी। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने फॉर्म्स एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के बारे में कि कौन कौन से फॉर्म्स, देखो ये हमारा टाइप नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई टाइप नहीं है। तो ये हमारा, अगर हम लोग देखें कि कौन कौन से फॉर्म्स वगैरह हमें फिल करने होते हैं, तो सबसे पहला हमारा आ जाता है फॉर्म नंबर 1571, जिसको हमारा ऑफिशियल आईएनडी एप्लीकेशन फॉर्म होता है। तो इसी को हमें भरना होता है। अब एक फॉर्म 1572 भी होता है, जो कि इन्वेस्टिगेटर जो कि फॉर्म को फिल कर रहा है, ठीक है, तो वो यहाँ पे अपनी स्टेटमेंट यहाँ पे उसके अंदर देता है। और उसके बाद देखो, एक बार जब हमारा फॉर्म सबमिट हो जाता है तो आईएनडी के रिव्यू के लिए लगभग यहाँ पे 30 दिन वेट करना होता है। और अगर उन 30 दिनों के अंदर यहाँ पे मतलब कोई होल्ड नहीं आता है, एफडीए ने कोई इशू नहीं क्रिएट किया होता है, और अगर अप्रूवल मिल जाता है, तो स्पॉन्सर यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल्स को जो है स्टार्ट कर सकता है। तो ये हमारा हो जाता है इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन की प्रोसेस। अब अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसको देखना चाहें कि इसमें किस तरीके से क्या क्या चीजें होती हैं, तो आप लोग थोड़ा सा इस चार्ट के अकॉर्डिंग, इस चार्ट से थोड़ा सा ध्यान समझने की कोशिश करना। अब यहाँ पे देखो, ये चार्ट भी एफडीए के अकॉर्डिंग डिजाइन है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे जो एप्लीकेंट या ड्रग स्पॉन्सर है उसको आईएनडी फिल करना है, तो ये आईएनडी फिल करता है सीडीईआर को। अब ये सीडीईआर क्या होता है, ये हमारा एफडीए की, ठीक है, एफडीए की एक रेगुलेटरी बॉडी होती है, मतलब एफडीए का ही सब डिवीजन होता है, ऐसे समझो। अब जब यहाँ पे सीडीईआर यहाँ पे आईएनडी एप्लीकेशन फिल करी जाती है इसको, तो अब ये क्या करता है, रिव्यू करता है। अब रिव्यू यहाँ पे देखो, रिव्यू यहाँ पे जो है, अब इस सीडीईआर के भी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे एक मेडिसिनल डिपार्टमेंट हो गया, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, फार्माकोलॉजिकल डिपार्टमेंट, स्टेटिस्टिकल डिपार्टमेंट। तो ये चारों डिपार्टमेंट यहाँ पे दवा को अलग अलग पैरामीटर्स पे रिव्यू करते हैं, और जब सभी पैरामीटर्स पे अगर दवा पास हो जाती है, तो यहाँ पे फिर उसका यहाँ पे सेफ्टी रिव्यू किया जाता है। अब अगर यहाँ पे सेफ्टी एक्सेप्टेबल होती है, ठीक है, फॉर स्टडी टू प्रोसीड, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर सेफ्टी एक्सेप्टेबल हो जाती है तो रिव्यू यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और अगर रिव्यू कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, स्पॉन्सर मतलब कि हमारा नो डिफेंसीज, मतलब कि नो डेफिशिएंसी, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, तो यहाँ पे स्टडी यहाँ पे ऑनगोइंग चलती रहती है, यानी कि कह सकते हो क्लिनिकल ट्रायल के लिए अप्रूवल मिल जाता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग 2-3 चीजें इसमें भी देखना चाहें, तो जैसे देखो, अगर आप ये समझो, अगर सब कुछ बेस्ट होता है तो हमारा बिल्कुल ऐसा चलता है, ठीक है, कि ये ऐसे जाएगा और ऐसे एकदम बेस्ट। लेकिन अगर मान लो यहाँ से, जैसे जब सेफ्टी एक्सेप्टेबल है, ठीक है, तो अगर मान लो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो एक्सेप्टेबल नहीं होते तो केमिकल डिसीजन होल्ड कर दिया जाता है। और अगर होल्ड किया जाता है तो क्या होता है, होल्ड करने के बाद जो भी स्पॉन्सर है, यानी जिसने भी एप्लीकेंट जिसने भी फॉर्म फिल किया है, उसको नोटिफाई किया जाता है, और नोटिफाई करते हैं कि किस वजह से यहाँ पे डिसीजन को होल्ड किया गया है। तो अगर उस वजह को सही कर लेता है स्पॉन्सर, ठीक है, तो फिर स्पॉन्सर सही करने के बाद क्या होता है, न्यू डाटा सबमिट करता है। और न्यू डाटा सबमिट करने के बाद देखो, न्यू डाटा सबमिट करने के बाद दोबारा से सेफ्टी रिव्यू होगी, फिर दोबारा से देखा जाएगा, अगर हो गया तो यहाँ से आगे बढ़ेगा, अगर नहीं हुआ तो यहाँ से आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब मान लो
अब मान लो केमिकल डिसीजन अगर होल्ड हुआ, ठीक है, तो होल्ड होने के बाद अगर यस हुआ यानी कि होल्ड में एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम है तो समझ लो ऐसे जाएगा, और अगर नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे फिर से रिव्यू कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे भी देखो एक स्टेज अगर हम लोग देखें तो रिव्यू कंप्लीट एंड एक्सेप्टेबल, तो अगर रिव्यू कंप्लीट है और एक्सेप्टेबल है तो यहाँ पे कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी, ठीक है, तो हमारा स्टडी ऑनगोइंग चलती रहेगी। और अगर हमारा रिव्यू एक्सेप्टेबल नहीं है तो स्पॉन्सर नोटिफाइड ऑफ डेफिशिएंसीज, यानी कि अगर हमारे फॉर्म में यानी जो भी आईएनडी एप्लीकेशन उसने फिल करी है अगर उसमें कोई भी डेफिशिएंसीज है, कोई कमी रह गई है, तो जो भी स्पॉन्सर है उसको नोटिफाई किया जाता है और फिर वो क्या करता है, फिर वो दोबारा से यहाँ पे कह सकते हो स्पॉन्सर को नोटिफाई करने के बाद वो दोबारा से न्यू डाटा सबमिट करता है, फिर से रिव्यू होता है। तो इस तरीके से चलता रहता है जब तक यहाँ पे सारा कुछ एक्सेप्टेबल नहीं होता है, तब तक यहाँ पे कह सकते हो अप्रूवल नहीं मिलता, और अगर हो जाता है तो हमारी स्टडी ऑनगोइंग चलती रहती है। तो इस तरीके से यहाँ पे इस चार्ट को आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, हमारा जो है आईएनडी एप्लीकेशन का रिव्यू वगैरह होता है एफडीए के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है आईएनडी एप्लीकेशन। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने इन्वेस्टिगेटर्स ब्रोचर के बारे में। तो बात करें हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर्स ब्रोचर के बारे में, तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको देखें तो इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड्स ऑल द क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल इंफॉर्मेशन अवेलेबल अबाउट एन इन्वेस्टिगेशनल ड्रग। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान समझना, जैसे जो भी हमारी इन्वेस्टिगेशनल ड्रग है, इन्वेस्टिगेशनल ड्रग मतलब कि जो भी हमारी न्यू ड्रग है, तो उस न्यू ड्रग का हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे उसका नॉन क्लिनिकल ट्रायल परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और जब नॉन क्लिनिकल ट्रायल हमारा सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे उसका क्लिनिकल ट्रायल परफॉर्म करते हैं। अब नॉन क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल परफॉर्म करने में जो भी डाटा हमें मिलता है, उन सभी डाटा का जो कलेक्शन होता है, ठीक है, वो हमारा होता है इन्वेस्टिगेटर्स ब्रोचर में। कि मतलब जो भी डाटा होता है कि दवा ने कैसे क्या परफॉर्म किया, उसका क्या क्या कह सकते हो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट आया, टॉक्सिक इफेक्ट आया, उसके क्या क्या साइड इफेक्ट आए, क्या क्या इफेक्ट आए, वो सारी चीजें हमारी इस इन्वेस्टिगेटर्स ब्रोचर में कंप्लीट करी जाती हैं। अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान समझना, ये जो इन्वेस्टिगेटर्स ब्रोचर है ये कोई ऐसा नहीं है कि मतलब ये फाइनल, देखो फाइनल कब होता है, फाइनल तब होता है जब दवा बिल्कुल हमारी रेडी हो जाती है। लेकिन ये क्या होता है कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। मतलब कि जैसे मान लो जब नॉन क्लिनिकल ट्रायल परफॉर्म किया गया तो हमारा इन्वेस्टिगेटर्स ब्रोचर में क्या हुआ कि नॉन क्लिनिकल ट्रायल परफॉर्म करने तक जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमारी यहाँ पे मेंशन कर दी गई। अब जब क्लिनिकल ट्रायल परफॉर्म किया जाएगा तो जैसे जैसे इवेंट्स होते रहते हैं वैसे वैसे यहाँ पे इंफॉर्मेशन फीड होती रहती है। मतलब कि यहाँ पे देखो ये क्या होता है, ये साथ साथ चलता रहता है, ठीक है। मतलब एक बार में रेडी नहीं होता बल्कि एक कह सकते हो धीरे धीरे करके इसमें इंफॉर्मेशन फिल होती रहती है जैसे जैसे इवेंट्स होते रहते हैं। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान समझना। It is designed to help investigators, ethical committee and regulatory authorities understand the background, safety and proper use of the investigational product। तो यहाँ पे देखिए भाई वही चीज़ है ना कि जैसे मान लो हमारा इन्वेस्टिगेटर ने क्लिनिकल ट्रायल परफॉर्म किया। अब क्लिनिकल ट्रायल जब वो परफॉर्म करने जा रहा है तो उससे पहले का जो बैकग्राउंड है कि नॉन क्लिनिकल ट्रायल में दवा का क्या क्या रिजल्ट आया, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन क्या होती है इसमें फिल होती है। तो क्लिनिकल ट्रायल परफॉर्म करते वक्त अगर कोई भी इशू आता है तो वहाँ पे एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दवा के बारे में रहती है जिससे थोड़ा बहुत डाटा उसको ऑलरेडी मिल जाता है। द स्पॉन्सर ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल प्रिपेयर्स एंड मेंटेन्स द इन्वेस्टिगेटर्स ब्रोचर। अब एक चीज समझना, ये जो इन्वेस्टिगेटर्स ब्रोचर है ये प्रिपेयर कौन करता है, ये हमारा वही कंपनी करती है जो कि कह सकते हो हमारी दवा को टेस्ट कर रही है। देखो एक चीज समझना, दवा को टेस्ट हमारा इन्वेस्टिगेटर करता है, ठीक है। इन्वेस्टिगेटर मतलब कि जो हमारी दवा को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, लेकिन इस दवा को इन्वेस्टिगेट करवा कौन रही है, तो उसके पीछे तो हमारी एक कंपनी ही होती है ना। तो जो कंपनी यहाँ पे उसके पीछे होती है वही यहाँ पे इस इन्वेस्टिगेटर्स ब्रोचर को प्रिपेयर करती रहती है। यानी जैसे जैसे इन्वेस्टिगेटर यहाँ पे दवा का ट्रायल परफॉर्म करता रहता है, जैसे उसने नॉन क्लिनिकल ट्रायल परफॉर्म किया फिर क्लिनिकल ट्रायल परफॉर्म करना है, तो वो सारा डाटा यहाँ पे साथ साथ में हमारा सबमिट होता रहता है, ठीक है, मतलब फिल होता रहता है इस इन्वेस्टिगेटर ब्रोचर में। इट इज अपडेटेड रेगुलरली एज न्यू डाटा बिकम्स अवेलेबल फ्रॉम ऑन गोइंग स्टडीज। तो देखिए वही चीज तो है कि जैसे जैसे नया डाटा आता रहता है, अब जैसे क्लिनिकल ट्रायल में भी फेज 1 में कुछ नया डाटा आएगा तो उसको पहले अपडेट करा जाएगा, फिर यहाँ पे फेज 2 में नया डाटा आएगा फिर उसको भी अपडेट करता रहे। यानी कि देखो जैसे जैसे नया डाटा आता रहता है वैसे वैसे वो यहाँ पे इस इन्वेस्टिगेटर्स ब्रोचर में अपडेट होता रहता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके पर्पस की बात करें तो पर्पस क्या है कि टू प्रोवाइड इन्वेस्टिगेटर्स विद एसेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी दवा होती है, ठीक है, उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो इन्वेस्टिगेटर को मतलब कह सकते हो अपडेटेड रहती है ना, इस इन्वेस्टिगेटर्स ब्रोचर के थ्रू। उसके बाद टू इंश्योर सेफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट टू पार्टिसिपेंट्स। तो इसका जो बैकग्राउंड है, ठीक है, जो बैकग्राउंड नॉलेज है वो हमारे पास रहती है, तो वहां से हम लोग एक आइडिया लगा लेते हैं कि कितनी डोज देनी है, कितना इसका सेफ्टी इंडेक्स है, ठीक है, तो वो सारी चीजें। उसके बाद टू
टू अंडरस्टैंड द इन्वेस्टिगेटर्स द साइंटिफिक रैशनल एंड पोटेंशियल रिस्क ऑफ द स्टडी। तो यहाँ पे भी जो कह सकते हो क्या जरूरत है, यानी कि रैशनल मतलब कि क्यों जरूरी है ये स्टडी, और इस स्टडी के क्या क्या पोटेंशियल रिस्क हो सकते हैं, वो सारी चीजें भी हमारा इन्वेस्टिगेटर प्रोसेस समझने में हेल्प करता है। और ये हमारा एक रेफरेंस डॉक्यूमेंट की तरह सर्व करता है रेगुलेटरी सबमिशन में, क्योंकि देखो इसी में क्या होता है, इसी में सारी चीजें लिस्ट होती हैं। तो जब भी हमें आईएनडी के लिए या फिर एनडीए के लिए हमें जो है फॉर्म फिल करना होता है, तो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हम यहाँ पे कह सकते हो इसी को रेफरेंस मान के इसी से ले लेते हैं। तो ये हमारा हो जाता है इन्वेस्टिगेटर्स ब्रोचर। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि इन्वेस्टिगेटर्स ब्रोचर में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, तो ऐसे समझो कि ये बिल्कुल एक बुक है। अब बुक में यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहला फ्रंट पेज आ गया, तो फ्रंट पेज होता है टाइटल पेज। तो इस टाइटल पेज में क्या होता है कि सबसे पहले तो हमारा इन्वेस्टिगेशनल यानी कि जो दवा है उसका नाम मेंशन होता है, स्पॉन्सर नेम यानी कि कंपनी का नेम मेंशन होता है जो कि दवा को इन्वेस्टिगेट करवा रही है, एड्रेस होता है उसका, वर्जन नंबर, ठीक है, कि जैसे क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर्स ब्रोचर है वो भी यहाँ पे टाइम पे थोड़ा बहुत अपडेट होता रहता है, तो कौन से वर्जन नंबर है इस इन्वेस्टिगेटर ब्रोचर का, और डेट ऑफ इशू क्या है, कब इशू हुआ है यहाँ पे ये, और यहाँ पे जो भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर है उसका नेम एंड कॉन्टैक्ट, तो ये हमारा टाइटल पेज में मेंशन रहता है। फिर हमारा नेक्स्ट होता है इसके अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी स्टेटमेंट। तो देखो कॉन्फिडेंशियलिटी स्टेटमेंट का मतलब होता है गुप्त रखना, ठीक है, किसी चीज को। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है, अभी जो ड्रग है, ठीक है, वो मार्केट में तो आई नहीं है, तो इस ड्रग के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी, है ना, गुप्त रखी जाएगी। तो उसके रिलेटेड भी हमारा एक स्टेटमेंट जो है इसके अंदर मेंशन होता है। और ये हमारा क्या करता है भाई, जो भी दवा है, ठीक है, स्पॉन्सर के डाटा को बचाता है, दवा की शेयरिंग या फिर कॉपी होने से बचाता है। टेबल ऑफ कंटेंट की बात करें तो यहाँ पे क्लियरली ऑर्गेनाइज्ड इंडेक्स होता है, जहां पे हमारे सारे सेक्शन मेंशन होते हैं पेज नंबर के साथ। जैसे एक समझ लो बुक होती है, तो बुक में क्या होता है, जो भी टॉपिक्स हैं वो पहले ही मेंशन होते हैं इंडेक्स में, तो इंडेक्स समझ लो यहाँ पे होगा टेबल ऑफ कंटेंट। फिर हमारा एक समरी यहाँ पे होता है। समरी क्या होता है कि ये जो हमारा इन्वेस्टिगेटर ब्रोचर है इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, उसकी एक ब्रीफ समरी होती है 2 से 3 पेज की, जैसे कि फिजिकल, केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज हो गया, फार्माकोलॉजिकल एंड टॉक्सिकोलॉजिकल फाइंडिंग्स हो गया, फार्माकोकाइनेटिक डाटा। तो इन सब के बारे में बहुत ही शॉर्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन होती है, बाकी डिटेल में तो पूरा इन्वेस्टिगेटर्स ब्रोचर होता ही है। सेफ्टी डाटा हो गया, नोन साइड इफेक्ट हो गया, एक्सपेक्टेड थेरापेटिक यूजेज हो गए, तो ये सारी चीजें हमारी समरी के फॉर्म में मेंशन होती हैं। उसके बाद अब हमारा फाइनली स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कह सकते हो इन्वेस्टिगेटर्स ब्रोचर का इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है, जहां पे सबसे पहले इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट का बैकग्राउंड मेंशन होता है, यानी कि वो किस केमिकल क्लास से बिलोंग करता है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, प्रपोज्ड इंडिकेशन यानी किस चीज के लिए वो दवा यूज की जाने वाली है, रैशनल यानी क्यों हम लोग ये स्टडी कर रहे हैं, क्यों इस दवा को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, क्या जरूरत है, और इस कंपाउंड के साथ अगर कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है इफ एनी तो क्या है, कैसा रहा है, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है फिजिकल, केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज एंड फॉर्मुलेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे दवा के बारे में जो भी उसकी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि उसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, और हमारा यहाँ पे फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई, डोजेज, फॉर्म, स्ट्रेंथ, कंपोजिशन, स्टोरेज कंडीशन, सेल्फ लाइफ, तो ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन होती है। फिर नॉन क्लिनिकल स्टडी का जो डाटा होता है, ठीक है, कि यहाँ पे फार्माकोडायनेमिक क्या डाटा आया, फार्माकोकाइनेटिक क्या डाटा आया, टॉक्सिकोलॉजी, सेफ्टी फार्माकोलॉजी, ये सारा डाटा यहाँ पे मेंशन होता है भाई। हाँ, यहाँ पे जैसे जैसे चीजें होती जाती हैं डाटा यहाँ पे मेंशन होता जाता है। फिर यहाँ पे जब क्लिनिकल स्टडी परफॉर्म करते हैं तो इफ ह्यूमन में क्या क्या इफेक्ट आया, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन होना स्टार्ट होती हैं। तो क्या फार्माकोकाइनेटिक हमें देखने को मिली, बायो अवेलेबिलिटी, हाफ लाइफ, फार्माकोडायनेमिक, सेफ्टी, टॉलरेबिलिटी, एडीआर, मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज क्या है, ड्रग इंटरेक्शन कैसा है, ये सारी चीजें ह्यूमंस में किस तरीके से देखने को मिली और क्या इंफॉर्मेशन मिली वो मेंशन होती है। उसके बाद हमारा फाइनली आ जाता है समरी ऑफ डाटा। तो अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे जो भी डाटा है उसकी एक समरी मेंशन होती है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स ओवरऑल इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑल डाटा, यानी कि जो भी सारा डाटा था उसका एक कह सकते हो इंटरप्रिटेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। क्या क्या पॉसिबल रिस्क हो सकते हैं इस दवा के, क्या प्रिकॉशन हमें लेने हैं, रिकमेंडेड डोज रेंज क्या है और किस रूट से दवा को लेना चाहिए, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, वार्निंग क्या है, मॉनिटरिंग रिक्वायरमेंट, ठीक है, कि अगर दवा को देना है तो मॉनिटरिंग करना है कि नहीं करना है, और उसके बाद गाइडलाइंस, ठीक है, तो अगर कोई भी एडवर्स इवेंट होता है तो वहां पे कैसे उसको मैनेज करना है, उसको गाइड, उसके रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस है वो भी मेंशन होती हैं। और फिर यहाँ पर रेफरेंस सेफ्टी इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे क्या होता है कि इस दवा से रिलेटेड जो भी एडीआरएस मतलब कि एडवर्स ड्रग रिएक्शंस यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं उनकी एक लिस्ट मेंशन होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो है कह सकते हो कि हम लोग एक रेफरेंस की तरह लेते हैं कि जो लिस्ट, उस लिस्ट में जितने एडीआरस हैं अगर उसके अलावा भी कोई यहाँ पे न्यू इवेंट होता है, न्यू एक्सपेक्टेड थिंग होती है, ठीक है, तो फिर उसको भी यहाँ पे रेफरेंस लेके बाद में ऐड कर दिया जाता है। तो ये हो गया रेफरेंस सेफ्टी इंफॉर्मेशन। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा इन्वेस्टिगेटर्स ब्रोचर कंप्लीट होता है। और अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करते हैं अपने एक और न्यू टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा हो जाता है न्यू ड्रग एप्लीकेशन। तो अब अगर आप लोग यहाँ पे देखो
तो यहाँ पे देखो हमने जो है अपना IND कवर कर लिया, हमारा इन्वेस्टिगेटर्स ब्रोचर कवर कर लिया। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अपने न्यू ड्रग एप्लीकेशन के बारे में, NDA के बारे में। तो NDA क्या होता है? ये हमारी फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है और इसको हम लोग कब सबमिट करते हैं? जब हमारा क्लिनिकल ट्रायल के 3 फेज, ठीक है, फेज 3 तक हमारा सक्सेसफुल हो जाता है क्लिनिकल ट्रायल, तो अब हम लोग फाइनली दवा को मार्केट में लाने के लिए क्या होता है? मार्केट में लाने के लिए हम लोग फिल करते हैं NDA, ठीक है, न्यू ड्रग एप्लीकेशन फॉर्म। It contains complete data from preclinical and clinical studies along with manufacturing, labeling and safety information। तो इसमें सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल होती है। और पर्पज क्या होता है? पर्पज यही होता है कि जो हमारी न्यू ड्रग है अगर वो मार्केट में जा रही है तो वो सेफ होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी यहाँ पे मेंटेन होनी चाहिए और कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना चाहिए, रेगुलेटरी रिव्यू होना चाहिए, ठीक है, ताकि मार्केट में जाने के लिए ऑथराइज करी जा सके। जनरल कंसिडरेशन की बात करें तो सबसे पहले इसमें देखो क्या होता है कि हम लोग क्या क्या चीजें इसमें कंसिडर करते हैं न्यू ड्रग एप्लीकेशन में, क्या क्या चीजें कंसिडर करनी होती है। तो सबसे पहला होता है रिव्यू ऑफ डाटा। तो NDA यानी कि न्यू ड्रग एप्लीकेशन में सबसे पहली बार सारा डाटा मेंशन होना चाहिए, ठीक है, नॉन क्लिनिकल स्टडी से जो डाटा मिला वो मेंशन होना चाहिए, क्लिनिकल ट्रायल्स फेज 1 से फेज 3 तक जो भी डाटा मिला, फार्माकोकाइनेटिक बायो अवेलेबिलिटी डाटा, और जो भी डाटा है वो एक्यूरेट होना चाहिए, वेरीफाइबल होना चाहिए और वेल डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। ड्रग सब्सटेंस एंड प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो हम यहाँ पे जो भी हमारा ड्रग है, ठीक है, उसकी डिटेल, केमिकल, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद उसका क्या कंपोजिशन है, फॉर्मुलेशन, स्टेबिलिटी, पैकेजिंग, एनालिटिकल मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं उस दवा के, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन होनी चाहिए और ये सारी चीजें हमारी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करनी चाहिए। उसके बाद हमारा आता है सेफ्टी एंड एफिकेसी इवैल्यूएशन। तो देखो डाटा फ्रॉम क्लिनिकल ट्रायल, यानी कि जो क्लिनिकल ट्रायल में जो डाटा हमें मिला है तो वो यहाँ पे इंश्योर करना चाहिए, यानी कि जो डाटा हमें मिला है वो हमें प्रूफ देना चाहिए कि जो दवा है वो थेरेप्यूटिकली इफेक्टिव है, एक्सेप्टेड सेफ्टी प्रोफाइल है उस दवा की, ठीक है, उसमें कोई भी ऐसा टॉक्सिसिटी नहीं देखने को मिलेगी, और यहाँ पे एडवर्स इवेंट्स और पोस्ट ट्रायल फॉलोअप डाटा भी यहाँ पे इंक्लूड होना चाहिए। लेबलिंग इन्फॉर्मेशन की बात करें तो जो लेबल यानी कि दवा के ऊपर जो लेबलिंग हम लोग करने वाले हैं उसमें यहाँ पे प्रपोज डोजेज यानी कि क्या डोज हमें लेनी है, ठीक है, वार्निंग क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, वो सारी चीजें क्लियर और एक्यूरेट फॉर्म में मेंशन होनी चाहिए और रेगुलेटरी अथॉरिटी के थ्रू अप्रूव होनी चाहिए। स्टेटिस्टिकल और एनालिटिकल रिव्यू की बात करें तो जो भी स्टेटिस्टिकल मेथड्स हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है, ट्रायल में, वो यहाँ पे अप्रोप्रिएट और जस्टिफाइड होना चाहिए। देखो स्टेटिस्टिक्स क्या होता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशंस भी तो करते हैं, उसमें मैथ हम लोग इन्वॉल्व करते हैं, तो वो सारी चीजें भी यहाँ पे ड्रग के रिलेटेड हमारी मेंशन होनी चाहिए और रिजल्ट हमारा सिग्निफिकेंट एफिकेसी शो करना चाहिए। फॉर्मेट एंड प्रेजेंटेशन की बात करें तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान समझना कि हमारी ICH के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो हमारा डाटा है वो 5 मॉड्यूल में डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो मॉड्यूल 1 में क्या होना चाहिए? एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रिस्क्राइबिंग इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, मॉड्यूल 2 में समरी, मॉड्यूल 3 में क्वालिटी, ठीक है, मॉड्यूल 4 में नॉन क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट और मॉड्यूल 5 में क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट। तो इस तरीके से हमें डाटा को प्रेजेंट करना है। और उसके बाद हमारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस कंप्लायंस की बात करें तो जो भी जहां पे दवा मैन्युफैक्चर करने वाली है, होने वाली है, ठीक है, वो हमारा GMP रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए और इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी यहाँ पे इंक्लूड होनी चाहिए, क्वालिटी सर्टिफिकेशन वगैरह, ठीक है, कि उसको कितने सर्टिफिकेशन वगैरह मिल रखे हैं। और फिर हमारा एथिकल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस की बात करें तो जो भी स्टडीज हैं वो GMP और एथिकल गाइडलाइंस को फॉलो करनी चाहिए। जिन भी पेशेंट्स को और हेल्दी वॉलंटियर्स को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है स्टडी में, वो यहाँ पे इन्फॉर्म्ड होने चाहिए, ठीक है, उनका कंसेंट होना चाहिए और एथिकल कमिटी का अप्रूवल भी यहाँ पे जरूरी होता है। और रिस्क बेनिफिट असेसमेंट की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो दवा का बेनिफिट है वो रिस्क को ओवरवे करना चाहिए, यानी रिस्क से बहुत ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे दवा का होना चाहिए, तभी वो दवा अप्रूव होगी। और इंपॉर्टेंट होता है रेगुलेटरी अप्रूवल डिसीजन के लिए। और फिर हमारा फाइनली आ जाता है पोस्ट मार्केटिंग कंसिडरेशन। तो यहाँ पे हम लोग जो है, यहाँ पे मतलब एक प्लान होता है, ठीक है, प्लान मेंशन होता है कि मार्केटिंग में, यानी कि दवा जो है मार्केट में जाने के बाद भी किस तरीके से उसके ऊपर एक नजर रखी जाएगी, कैसे उसको मॉनिटर किया जाएगा, तो वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन होती हैं। ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी होती है, ठीक है। तो ये हमारे जनरल कंसिडरेशंस हो जाते हैं NDA के रिगार्डिंग। और अगर हम लोग अब बात करें, ठीक है, कि किस तरीके से हमारा NDA का फॉर्म फिल किया जाता है और कैसे इसका अप्रूवल मिलता है, तो देखो ये भी हम लोग यहाँ पे FDA के अकॉर्डिंग ही देखने वाले हैं। अब एक चीज आप समझना कि यूनिट 3 जो है, यूनिट 3 में हम लोग यहाँ पे जो भी देखने वाले हैं, ठीक है, वो ज्यादातर FDA को मतलब ध्यान में रख के ही डिजाइन किया गया है, ठीक है, बेसिकली US FDA को डिजाइन में रखे। अब अगर इंडियन मतलब सिनेरियो की बात करें ना, तो इसके लिए आप यूनिट 5 में ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे। यूनिट 5 में देखो तो फिर से आप लोगों को यही सारी चीजें पढ़नी है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एंड अप्रूवल प्रोसीजर फॉर न्यू ड्रग्स। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे मेंशन है इंडियन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। तो इंडिया में जो रेगुलेशंस हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको डिटेल में हम लोग यूनिट 5 में पढ़ेंगे। और यूनिट 3 में हम लोग जो है जनरल पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ये FDA
जो है एफडीए की तरफ ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर हम लोग देखें कि एफडीए कैसे जो है एक न्यू ड्रग एप्लीकेशन को अप्रूव करता है, तो जो एप्लीकेंट होता है वो सबसे पहले एनडीए फॉर्म को जो है फिल करता है। अब यहाँ पे देखो जो हमारा CDER है, तो मैंने यहाँ पे भी आप लोगों को बताया था IND में भी कि हमारी एफडीए की एक जो है बॉडी होती है। तो यहाँ पे जो CDER है ये हमारा क्या करता है, ये हमारा एप्लीकेशन को सबसे पहले रिव्यू करता है कि ये फाइलेबल है भी या नहीं है। मतलब कि एप्लीकेशन फाइलेबल का मतलब क्या है कि जो एप्लीकेशन है उसमें सारा डाटा मेंशन है कि नहीं है। अगर कोई डाटा नहीं मेंशन होता है तो क्या होता है, रिफ्यूज। तो एप्लीकेशन को फाइल करने से ही रिफ्यूज कर दिया जाता है, ठीक है। तो वो वापस जो है एप्लीकेंट के पास भेज दी जाती है। जो एप्लीकेंट जो है जब सारे डाटा को ऐड कर देता है, सारी चीज़ें एक सही फॉर्मेट में होती हैं, तब यहाँ पे जो एप्लीकेशन फाइलेबल होती है। और अगर हो जाती है तो फिर वो चीज़ें आगे बढ़ती हैं। जब आगे बढ़ती है तो क्या होता है कि अब यहाँ पे जो CDER का मेडिकल, बायोफार्मास्यूटिकल, फार्माकोलॉजी, स्टेटिस्टिकल, केमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। ये सारे डिपार्टमेंट होते हैं CDER के। ये सारे जो है इस एनडीए फॉर्म को रिव्यू करते हैं। और रिव्यू करने के बाद देखो क्या होता है, सबसे पहले तो एक एडवाइजरी कमेटी मीटिंग होती है अगर जरूरत होती है, और फिर यहाँ पे जो स्पॉन्सर है उसके साथ मीटिंग करी जाती है। यानी कि जो दवा को स्पॉन्सर कर रहा है, यानी कि जो भी हमारी कंपनी है, तो इन दोनों के साथ मीटिंग करी जाती है, ठीक है। अगर यहाँ से सारी चीजें अप्रूव हो जाती हैं, और इसके बाद क्या होता है, अगर हमारा रिव्यू कंप्लीट और एक्सेप्टेबल है, ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें होती हैं। अगर रिव्यू कंप्लीट और एक्सेप्टेबल है तो यहाँ पे सबसे फिर यहाँ पे लेबलिंग का रिव्यू किया जाता है कि जो दवा का लेबल है उसमें सारी जरूरी इंफॉर्मेशन है कि नहीं है, और कहीं कोई मिसलीडिंग जो है इंफॉर्मेशन तो नहीं है। तो वो सारी चीजें हमारी रिव्यू करी जाती है। और उसके बाद इंस्पेक्शन साइट को भी यहाँ पे रिव्यू करा जाता है। यानी कि देखो जब यहाँ पे बाकी सारा रिव्यू कंफर्म हो जाता है, यानी कि जो एनडीए का फॉर्म है उसका कह सकते हो एक रिव्यू हो गया और उसमें सारी चीजें सही होती है, तो फिर दो चीजें करी जाती हैं। अगर सबसे पहले लेबलिंग का रिव्यू किया जाता है, और फिर जहां पे हमारी दवा मैन्युफैक्चर होनी है उस साइट का भी इंस्पेक्शन किया जाता है। अब अगर ये दोनों चीजें हो जाती है, हाँ, तो यहाँ पे फिर हमारा एनडीए का एक्शन आ जाता है, ठीक है। तो एनडीए यहाँ पे अप्रूव हो जाता है। अब एक चीज आप समझना, ये तो हमने सारी अच्छी अच्छी चीजें देखी। अब अगर मान लो किसी स्टेज में कुछ चीजें प्रॉब्लम हो गई, जैसे यहाँ पे ही हम लोग देखें, तो मान लो अगर रिव्यू कंप्लीट हुआ तब तो ये दोनों चीजें होंगी, और अगर रिव्यू नहीं कंप्लीट हुआ तो क्या होगा, अगर कोई एडिशनल इन्फो चाहिए होगा तो एडिशनल इन्फो और रिवीजन रिक्वेस्टेड और सबमिटेड, ठीक है। तो अगर कोई इंफॉर्मेशन की कमी है तो वो यहाँ पे फिर से सबमिट कर दिया जाता है, किसको, हमारे स्पॉन्सर को, ठीक है। और अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे आगे बढ़ जाता है। अब मान लो जो लेबलिंग का रिव्यू है अगर ये अनएक्सेप्टेबल हो गया, तो अगर अनएक्सेप्टेबल हुआ तो वहाँ पे स्पॉन्सर को दोबारा से रिवाइज करने के लिए भेज दिया जाता है, ठीक है, कि जो लेबलिंग है उसमें कुछ प्रॉब्लम है या फिर कोई कमी है, तो स्पॉन्सर को इन्फॉर्म करते हैं, स्पॉन्सर उसको दोबारा से रिवाइज करके फिर से भेजता है, ठीक है, फिर से रिव्यू होता है। और अगर मान लो इंस्पेक्शन साइट में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो अगर नहीं है तो एनडीए अप्रूव हो जाता है, और अगर है तो यहाँ पे पेंडिंग कर दिया जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा पेंडिंग कर दिया जाता है, और जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती जिसकी वजह से पेंडिंग किया गया है, तब तक यहाँ पे जो है अप्रूवल नहीं मिलता है। और अगर ये सारी चीजें सही हो जाती हैं, ठीक है, एक बार, तो फिर यहाँ पे हमें फाइनल अप्रूवल मिल जाता है और एनडीए अप्रूव हो जाता है एफडीए के अकॉर्डिंग। तो ये था हमारा यहाँ पे एनडीए का जनरल कंसिडरेशंस और किस तरीके से हमारा एनडीए अप्रूव होता है। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने क्लिनिकल रिसर्च के बारे में। तो अब यहाँ पे हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है, क्लिनिकल रिसर्च। तो अगर आप लोग अपने सिलेबस को देखें तो देखिए यहाँ पे आप लोग का दिया हुआ है क्लिनिकल रिसर्च। अब यहाँ पे हमें क्लिनिकल रिसर्च को भी पढ़ना है और क्लिनिकल रिसर्च प्रोटोकॉल्स को भी देखना है। तो इसको देखते हैं। तो क्लिनिकल रिसर्च क्या होती है, देखो सबसे पहली बात तो सिंपल सी बात है, क्लिनिकल रिसर्च हमारी जो क्लिनिकल स्टडी होती है, ठीक है, तो उसी को हम लोग यहाँ पे क्लिनिकल रिसर्च बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, दवा की क्लिनिकल रिसर्च कर रहे हैं। तो क्लिनिकल रिसर्च रिफर्स टू द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ड्रग्स इन ह्यूमंस टू डिटरमाइन देयर सेफ्टी एफिकेसी। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि हम लोग ह्यूमंस में टेस्टिंग करते हैं, और इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज, क्योंकि भाई देखिए यहीं पे हम लोग रियल वर्ल्ड में देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि जो ह्यूमंस के अंदर जो दवा है वो किस तरीके से बिहेव करती है। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि हमारा सेफ डोज रेंज को हम लोग डिटरमाइन करते हैं, एफिकेसी को इवेलुएट करते हैं, ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक डाटा को हम लोग स्टडी करते हैं, पॉसिबल साइड इफेक्ट या फिर जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है उनको आइडेंटिफाई करते हैं, और न्यू ट्रीटमेंट को एग्जिस्टिंग थेरेपी, यानी कि जो हमारी नई दवा डेवलप करी जा रही है, हम लोग ये भी देखते हैं कि कहीं कोई ऑलरेडी तो ऐसी दवा नहीं है हमारे पास जो कि उसी के जैसा काम कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें हमारी ह्यूमन में टेस्ट करके आइडेंटिफाई करी जाती हैं। अब इस क्लिनिकल रिसर्च के हमारे बेसिकली 4 फेज होते हैं, जिसमें से एक्चुअल तो 3 ही फेज होते हैं। चौथा फेज तो हमारा मार्केटिंग का ही होता है, मतलब मार्केट अप्रूवल का ही होता है। तो देखते हैं फेज 1 हमारा क्या होता है। फेज 1 में दवा सबसे पहले ह्यूमन को दी जाती है। तो देखो सबसे पहले दवा हम लोग डायरेक्टली पेशेंट को नहीं देते हैं, बल्कि सबसे पहले दवा हम लोग बिल्कुल हेल्दी पर्सन को देते हैं जो बिल्कुल फिट होते हैं। तो ये लगभग यहाँ पे 20 से 100 लोगों को सेलेक्ट किया जा सकता है जिनको सबसे पहले दवा दी जाती है।
और फिर यहाँ पे डिटरमाइन किया जाता है कि दवा की सेफ्टी डोज कितनी है, कितनी दवा एक हेल्दी वॉलंटियर टॉलरेट कर सकता है, फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल क्या है, दवा कैसे काम कर रही है, और इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट इन ह्यूमन स्टडी। ठीक है, ह्यूमन के अंदर फर्स्ट स्टडी। अब फेज 2 की बात करें तो ये हमारा पेशेंट में, अब यहाँ पे हमारा पेशेंट्स को पहली बार इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो लगभग 100 से 300 पेशेंट्स में स्टडी कंडक्ट करी जाती है जिनके अंदर डिजीज होती है, और ये हमारा इवेल्युएट करता है इफेक्टिवनेस और शॉर्ट टर्म सेफ्टी को। तो यहाँ पे हम लोग जो है दवा की इफेक्टिवनेस कितनी है और शॉर्ट टर्म में दवा कितनी सेफ है कि नहीं है, उसको हम लोग यहाँ पे इस फेज 2 में इवेल्युएट करते हैं ह्यूमंस के अंदर। अब फेज 3 की बात करें तो यहाँ पे हम लोग जो है, यहाँ पे भी हम लोग पेशेंट्स में जो है स्टडी करते हैं, बट बहुत ही लार्ज ग्रुप में, लगभग 1000 से 3000 पेशेंट्स में हम लोग स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं, और यहाँ पे हम लोग जो है फाइनल कंफर्मेशन लेते हैं अपनी दवा की एफिकेसी का, साइड इफेक्ट का, और एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट से भी हम लोग यहीं पे कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारी दवा पास हो जाती है तो फिर हमारा ड्रग को अप्रूवल मिल जाता है, और लॉन्ग टर्म सेफ्टी और रेयर साइड इफेक्ट और रियल वर्ल्ड इफेक्टिवनेस के लिए दवा हमारी स्टडी करी जाने लगती है, बेसिकली हमारी दवा मार्केट में आ जाती है। तो ये हो जाता है हमारा क्लिनिकल रिसर्च। और अगर हम लोग बात करें अपने क्लिनिकल रिसर्च प्रोटोकॉल्स के बारे में, ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो क्लिनिकल रिसर्च प्रोटोकॉल है, तो ये क्या है, ये हमारा बेसिकली कह सकते हो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है ना, कि जो कि हमारा बताता है कि किस तरीके से क्लिनिकल रिसर्च परफॉर्म करी जानी चाहिए, है ना। तो इसके रिलेटेड क्या क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, मतलब कह सकते हो एक गाइडलाइंस है कि किन चीजों को फॉलो करना चाहिए क्लिनिकल रिसर्च करते समय, क्योंकि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, एक नई ड्रग को ह्यूमंस के अंदर डायरेक्टली दे रहे हैं, तो उस टाइम हमें बहुत सारी गाइडलाइंस फॉलो करनी होती हैं, मतलब जो भी कंपनी कर रही है, जो भी इन्वेस्टिगेटर कर रहा है। तो क्लिनिकल रिसर्च प्रोटोकॉल हमारा एक डिटेल रिटन प्लान होता है जो कि डिस्क्राइब करता है कि एक क्लिनिकल ट्रायल किस तरीके से कंडक्ट होगा, उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव होंगे, स्टडी डिजाइन, ठीक है, किस तरीके से डिजाइन करना है उस क्लिनिकल ट्रायल को, मेथोडोलॉजी हो गया, स्टेटिस्टिकल कंसिडरेशन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो ये सारी चीजें हमारी यहाँ पे कह सकते हो रिटन प्लान के फॉर्म में हमें देखने को मिलती हैं। अब पर्पस की बात करें तो ये हमारा ब्लूप्रिंट की तरह एक्ट करता है पूरे क्लिनिकल ट्रायल में, ठीक है, क्योंकि इसी को फॉलो करके क्लिनिकल ट्रायल परफॉर्म करना है, और इंश्योर दैट ऑल इन्वेस्टिगेशन फॉलो द सेम स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर, ठीक है। तो सारी इन्वेस्टिगेशन एक ही स्टैंडर्ड प्रोसीजर को फॉलो करें, ये इंश्योर करता है, ठीक है, क्योंकि सभी के लिए हमारा यहाँ पे सेम होता है। सेफ्टी राइट्स ऑफ वेलबींग ऑफ पार्टिसिपेंट को यहाँ पे इंश्योर करता है, और इंश्योर करता है कि जो साइंटिफिक वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ स्टडी रिजल्ट, ठीक है, तो जो स्टडी रिजल्ट मिलने वाले हैं वो साइंटिफिक हैं और रिलायबल हैं, इन सभी चीजों को हमारा ये रिसर्च प्रोटोकॉल इंश्योर करता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके कंटेंट की बात करें तो अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत इसको इन्वेस्टिगेटर ब्रोचर की तरह समझते चलो कि इसमें क्या क्या कंटेंट होगा। तो सबसे पहला आएगा टाइटल पेज। तो टाइटल पेज में क्या होगा, हमारा कह सकते हो स्टडी का टाइटल होगा, स्पॉन्सर का नेम होगा, इन्वेस्टिगेटर का नेम होगा, वर्जन नंबर होगा, फिर हमारा बैकग्राउंड एंड रैशनल आएगा। तो यहाँ पे बताया जाएगा कि हमारी स्टडी क्यों की जा रही है, इसका साइंटिफिक बेसिस क्या है। ऑब्जेक्टिव्स, तो यहाँ पे हमारा आएगा कि स्टडी का एम क्या है, ठीक है, किस लिए स्टडी करी जा रही है और क्या मतलब निकलेगा उसका। स्टडी डिजाइन, तो यहाँ पे बेसिकली जो है मेंशन होता है कि किस टाइप की स्टडी होने वाली है। जैसे स्टडी ना थोड़ी अलग अलग, जैसे रैंडमाइज्ड में क्या होता है कि रैंडमली यहाँ पे दवा को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे ऐसे समझो ना कि दवा और एक प्लेसिबो भी साथ में दिया जाता है। प्लेसिबो क्या होता है, जिसके अंदर जो दवा जैसी दिखती है बट उसके अंदर एक्चुअल में ड्रग नहीं होती है, बाकी सारी चीजें होंगी, और दवा जिसके, तो यहाँ पे क्या होता है, प्लेसिबो और दवा को रैंडमली दिया जाता है। डबल ब्लाइंड में क्या होता है, डबल ब्लाइंड में जो है कह सकते हो 2 ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप को यहाँ पे प्लेसिबो दिया जाता है, एक ग्रुप को यहाँ पे दवा दी जाती है। तो यहाँ पे रैंडमली नहीं होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है। और एक होता है प्लेसिबो, सॉरी डबल ब्लाइंड में क्या होता है, डबल ब्लाइंड में हमारा जो है जो देने वाला होता है, आप ऐसे समझो कि जैसे पेशेंट हो गए रिसीवर और इन्वेस्टिगेटर हो गया जो है डोनर, ठीक है, दवा देने वाला। तो डोनर और एक्सेप्टर, ठीक है, दोनों को ही नहीं पता होता है, मतलब रैंडमली वो क्या होते हैं कि उनको भी नहीं पता है कि कौन सा पेशेंट प्लेसिबो रिसीव कर रहा है, कौन सा पेशेंट दवा को रिसीव कर रहा है। देखो यहाँ पे ये सारी चीजें ऐसे इसलिए करी जाती हैं कि देखा जाता है कि जो लोग प्लेसिबो ले रहे हैं और जो लोग दवा ले रहे हैं उनमें सेम ही एक्शन आ रहा है कि कुछ डिफरेंट आ रहा है। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा इस तरीके से परफॉर्म करी जाती हैं। मतलब थोड़ा डिटेल टॉपिक है, अभी आप लोग ऐसे क्या ही समझोगे, बट आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो तो समझना। और प्लेसिबो कंट्रोल में क्या होता है कि 2 ग्रुप डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है, एक को हमारा दवा दी जाती है, एक को प्लेसिबो दिया जाता है, और ये जो है पता होता है इन्वेस्टिगेटर को भी और ग्रुप को भी। तो केस कंट्रोल स्टडी होता है, इसको हमने थोड़ा बहुत फार्मेसी प्रैक्टिस में देखा हुआ है। स्टडी पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे
इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया होता है, मतलब कि भाई जब भी हम लोग यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, जिनके ऊपर हमें दवा को टेस्ट करना है, तो कुछ क्राइटेरिया होता है कि हाँ, इस क्राइटेरिया को अगर ये पार्टिसिपेंट फॉलो कर रहा है तो उसको इंक्लूड किया जाएगा, और अगर नहीं तो एक्सक्लूड यानी उसको नहीं लिया जाएगा। तो क्या क्या होते हैं वो भी मेंशन होता है। ट्रीटमेंट प्लान, ठीक है, तो डिटेल होता है डोजेज को लेकर, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रीटमेंट ड्यूरेशन क्या रहने वाला है, इन सबके रिगार्डिंग हो गया। असेसमेंट ऑफ एफिकेसी एंड सेफ्टी, तो यहाँ पे हमारे मेथड्स होते हैं, ठीक है, ड्रग के इफेक्ट और एरियाज को डिफाइन करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए। फिर हमारा कुछ स्टेटिस्टिकल मेथड होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे डाटा कैसे एनालाइज किया जाएगा, कैसे उसको इंटरप्रिटेट किया जाएगा, तो उसके रिलेटेड जो भी मेथड्स होते हैं वो यहाँ पे मेंशन होते हैं। फिर हमारा एथिकल कंसाइडरेशन हो गया, तो यहाँ पे मतलब सबसे पहली बात की इंक्लूड होता है कि जो कंसेंट है वो इन्फॉर्म्ड है, एथिक्स कमेटी का अप्रूवल मिला हुआ है, और पेशेंट को जो है गुप्त रखा जाता है यहाँ पे, ठीक है, पेशेंट को कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। स्टडी मॉनिटरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल की बात करें तो ये हमारा प्रोसीजर होता है जो कि इंश्योर करता है ट्रायल की इंटेग्रिटी को, ठीक है, और जीसीपी गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस के साथ कंप्लायंस करता है। कंप्लायंस मतलब कि फॉलो करना है ना, उनके साथ मिलके चलना। डाटा हैंडलिंग एंड रिकॉर्ड कीपिंग की बात करें तो डिटेल होता है कि डाटा को कैसे स्टोर किया जाएगा, ठीक है, कैसे मेंटेन करना है, कैसे रिपोर्ट करना है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। तो ये हो जाता है इसका कंटेंट क्लिनिकल रिसर्च प्रोटोकॉल का। और अगर हम लोग इसके इंपॉर्टेंस की बात करें तो भाई देखिए, ये हमारा यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करता है, ठीक है, कि जो भी ट्रायल प्रोसेस है वो यहाँ पे यूनिफॉर्म होंगे। जैसे क्या है कि अब जब हम लोग यहाँ पे ट्रायल कर रहे हैं तो जो पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, जब हम लोग पेशेंट्स पे फेज 3 में, मान लो फेज 2 में पेशेंट्स पे ट्रायल कर रहे हैं, तो हम लोग बहुत लार्ज ग्रुप ऑफ पेशेंट्स पे ट्रायल करते हैं, तो एक ही जगह तो होते नहीं है सारे, अलग अलग साइड पे होते हैं, है ना, कुछ अलग जगह है, कुछ अलग जगह है, तो वो सभी जगह, ठीक है, एक ही तरीके का ट्रायल प्रोसेस परफॉर्म किया जाए, यूनिफॉर्म ट्रायल प्रोसेस, वो इंश्योर करता है हमारा क्लिनिकल रिसर्च प्रोटोकॉल, क्योंकि इसी को फॉलो करके करना है। उसके बाद एथिकल और लीगल कंप्लायंस को मेंटेन करता है, ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करता है रेगुलेटर्स, स्पॉन्सर और एथिक्स कमेटी में, और हेल्प टू इंश्योर दैट द स्टडी कैन बी रेप्लिकेटेड, ठीक है, और यहाँ पे इंश्योर करता है कि अगर स्टडी को हमें दोबारा रिपीट करना है तो वो भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, वेरीफाई करना है वो भी कर सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारे यहाँ पे क्लिनिकल रिसर्च प्रोटोकॉल्स। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा हो जाता है बायो इक्विवेलेंट स्टडीज। तो बात करें हम लोग यहाँ पे बायो इक्विवेलेंट स्टडीज के बारे में, तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक तो हम लोग यहाँ पे जेनरिक ड्रग लेते हैं। देखो इसको अगर आप लोग को याद हो तो हमने बायो फार्मास्यूटिक्स में देखा हुआ था। तो एक हम लोग यहाँ पे जेनरिक ड्रग लेते हैं जो कि हमारा बेसिकली टेस्ट ड्रग होता है, और एक हम लोग यहाँ पे रेफरेंस लेते हैं जो कि हमारा इसी जेनरिक ड्रग का ब्रांडेड होता है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग ये जो है पता लगाते हैं कि जो जेनरिक ड्रग है वो ब्रांडेड के बराबर ही काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो जेनरिक ड्रग है, ठीक है, वो उतना अच्छे से नहीं काम कर पा रहा है ब्रांडेड मेडिसिन के कंपेयर में। तो टू इंश्योर दैट जेनरिक ड्रग प्रोड्यूस्ड द सेम, ठीक है, प्रोड्यूस्ड द सेम थेरापेटिक इफेक्ट एज द ब्रांडेड ड्रग। पैरामीटर्स की बात करें, कौन कौन से पैरामीटर्स को हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं, तो सी मैक्स हो गया, जो कि हम लोग देखते हैं जेनरिक और ब्रांडेड ड्रग का सी मैक्स, टी मैक्स और एयूसी, दोनों को देख के कंपेयर करते हैं। और इसका रिक्वायरमेंट क्या होता है, मतलब बायो इक्विवेलेंट स्टडी क्यों करी जाती है, तो कुछ कुछ ऐसी जेनरिक ड्रग होती हैं जिनके अप्रूवल के लिए हमें यहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है। और आउटकम की बात करें तो देखो, अगर जो जेनरिक ड्रग है और जो हमारा ब्रांडेड ड्रग है, उन दोनों का जो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर है वो 80 से 125% के बीच में आ रहा है, ठीक है, तो वहां पे हमारा जो दोनों ड्रग्स हैं वो बायो इक्विवेलेंट कंसिडर कर ली जाएंगी। देखो बायो इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, इक्विवेलेंट मतलब सिमिलर सी, और बायो मतलब कि जो हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि बॉडी के अंदर दोनों ड्रग यहाँ पे सिमिलर रिस्पॉन्स शो कर रही है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने बायोस्टेटिक्स इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में, तो देखो बायोस्टेटिक्स वैसे ये हमारा बहुत ही लेंदी, मतलब एक पूरा सब्जेक्ट ही है जिसको आपको अपने 8th सेम में पढ़ना है। तो 8th सेम में आप लोग इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ोगे, बट आप लोग सिंपली समझो कि इसके अंदर थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स वगैरह हमें अप्लाई करनी होती है। तो ये हमारा मैथमेटिकल एंड स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स को अप्लाई करता है टू कलेक्ट एंड एनालाइज एंड इंटरप्रिटेट डाटा ड्यूरिंग ड्रग डेवलपमेंट। तो बाकी यहाँ पे क्या करता है, क्लिनिकल ट्रायल के डिजाइन करने में हमारा हेल्प करता है, जैसे कि कितने पेशेंट्स को लेना है, ठीक है, एक न्यू कैंसर ड्रग को टेस्ट करने के लिए। तो इन सभी चीज़ों में हम लोग यहाँ पे इस बायो स्टेटिक्स को अप्लाई करते हैं। बेसिकली हमारा जो ट्रीटमेंट का इफेक्ट है उसको कंपेयर करने में, डिटरमाइनिंग वेदर अ न्यू पेन किलर रिड्यूसेस पेन मोर इफेक्टिवली देन एन एग्जिस्टिंग वन। तो यहाँ पे हमारा डाटा एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, ठीक है, और रिसर्चर को कंफर्म करता है, हेल्प करता है कंफर्म करने में कि जो रिजल्ट है वो यहाँ पे चांस नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि बाई चांस कोई रिजल्ट आ गया हो, बल्कि प्योर
प्योर मैथमेटिकल डाटा के थ्रू यहाँ पे रिजल्ट हमें देखने को मिला है, मतलब पूरे डाटा का कैलकुलेशन होता है हर एक चीज़ का, उसके एयूसी का, उसकी सभी चीज़ों का कैलकुलेशन, सी मैक्स, टी मैक्स, तो इन सभी को कैलकुलेट हम लोग यहाँ पे इस बायो स्टेटिक्स की हेल्प से करते हैं। इन बायो तो यहाँ पे देखो जो बायो इक्विवेलेंस स्टडी हमने देखी है उसमें भी हमारा बायो स्टेटिक्स हेल्प करता है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन, टाइम कर्व, इन सबको स्टडी करने में। उसके बाद हमारा ये रेगुलेटरी सबमिशन में भी अपना रोल प्ले करता है। अब एक चीज़ देखो, मुझे पता है अभी आप लोग ज़्यादा नहीं समझ पा रहे होगे, तो इतना मतलब ये क्वेश्चन आता भी नहीं है यहाँ से, और इसको हम काफ़ी डिटेल में 8th सेम में देखेंगे पॉसिबली। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने डाटा प्रेजेंटेशन फॉर एफडीए सबमिशन के बारे में, तो अब ये हमारा जो है एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और न्यू टॉपिक आ जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग देखेंगे कि जो एफडीए होता है, यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर उसको हमें कोई भी डाटा सबमिट करना है, डाटा मतलब क्या कि भाई जो हम लोग आईएनडी फॉर्म सबमिट करते हैं, एनडीए होता है, एक होता है एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन, तो अभी इस सिलेबस में है नहीं तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बट होता है, ठीक है। तो इस तरह के फॉर्म अगर हमें मान लो एफडीए को सबमिट करने हैं, तो कैसे करेंगे, मतलब क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है डाटा को जब हम लोग यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं, किस फॉर्मेट में हमें करना है, उसका स्ट्रक्चर कैसे तैयार करना है, कैसे उसकी एक्यूरेसी, क्लैरिटी और एक इजी रिव्यू के लिए हमें डाटा को सबमिट करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहली बात तो देखिए, ऑल डाटा मस्ट बी प्रेजेंटेड साइंटिफिकली, ठीक है, तो साइंटिफिकली होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। और देखो एफडीए का एक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टेक्निकल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, ठीक है, इसी के थ्रू हमारा डाटा जो है सबमिट होना चाहिए। और यहाँ पे ये जो डाटा होता है ये जो है इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट किया जाता है। एक चीज आप याद रखना, फॉलोइंग आर सम, तो यहाँ पे देखो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है। जैसे कि सबसे पहला आ जाता है ऑर्गेनाइज द डाटा, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब भी हमें डाटा प्रेजेंट करना है तो सबसे पहले सभी डाटा को ऑर्गेनाइज करेंगे इन अ लीगल एंड कंसिस्टेंट ऑर्डर। उसके बाद हम लोग यहाँ पे टेबल्स ऑफ फिगर्स का यूज कर लेंगे ताकि डाटा हमारा इजियर टू रीड हो सके। और उसके बाद यहाँ पे जो अगर रिलेटेड डाटा है, ठीक है, जो आपस में रिलेटेड डाटा है उनको हम लोग साथ में ग्रुप कर देंगे, और क्लियर हेडिंग्स और लेबल्स का यूज करेंगे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। और उसके बाद देखो एफडीए की कुछ गाइडलाइंस होती हैं, जैसे कि हमने देखा हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट होता है, तो इसी फॉर्मेट में हमें डाटा को सबमिट करना है। फिर हम लोग यहाँ पे इसकी गाइडलाइंस जो होती हैं, ठीक है, लेआउट, लेबलिंग और स्टाइल को लेके, ग्राफ, फिगर को लेके, उन सभी को फॉलो करना है। और स्टैंडर्ड सिंबल्स, एब्रिविएशंस मतलब शॉर्ट फॉर्म है, तो जो स्टैंडर्ड है उन्हीं का यूज करना है। ऐसा नहीं कि कोई अपने आप से ही बना लिया उसमें डाल दिया, है ना, कोई नॉन स्टैंडर्ड नोटेशन या फिर नॉन स्टैंडर्ड एब्रिविएशंस को अवॉइड करना है। उसके बाद यूज क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज, तो यहाँ पे हमें जो भी लैंग्वेज यूज करनी है बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, डायरेक्ट लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है, डाटा इन स्टडी रिजल्ट्स। और जो भी एब्रिविएशंस अनफैमिलियर हैं रिव्यूअर्स के लिए उनको हमें बिल्कुल अवॉइड करना है। और इंश्योर करना है कि समरी हमारी इजी टू फॉलो हो विदाउट एनी कंफ्यूजन। और हमें जो है डाटा को जो है स्टडी डिजाइन, यानी कि देखो जो स्टडी जिस बारे में है, ठीक है, उसी के कॉन्टेक्स्ट में डाटा को प्रेजेंट करना है, कोई अननेसेसरी चीज़ उसमें नहीं ऐड करनी है इधर उधर की। उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हमें जो है ऐड करना है स्टडी मेथड्स का, ठीक है, ट्रीटमेंट ग्रुप्स का एंड आउटकम्स का, ताकि रिव्यूअर जो है डाटा की रेलेवेंसी को यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सके। उसके बाद हमारा हाईलाइट की फाइंडिंग्स, तो अगर कोई की फाइंडिंग है, यानी कि जो स्टे देखो की फाइंडिंग का मतलब क्या है कि वो मीनिंगफुल होना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं कि हमें लग रहा है कि जरूरी है, तो जो स्टेटिस्टिकली और क्लिनिकली मीनिंगफुल हो उसको हमें एम्फेसाइज, मतलब उस पर हमें फोकस करना है, उसको हमें हाईलाइट करना है, और क्लियरली शो डिफरेंस शो करना है ट्रीटमेंट ग्रुप्स के बीच में, ठीक है। चार्ट, ग्राफ और टेबल्स का यूज हम लोग कर सकते हैं फाइंडिंग्स को क्लियर बनाने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी डाटा है हमें ऑनेस्टी, एक्यूरेसी और कंप्लीट डाटा हमें प्रेजेंट करना है। अपने डाटा के साथ हमें ऑनेस्ट रहना है, ठीक है, सभी स्टैटिस्टिकल मेथड्स को हमें मेंशन करना है जो भी हमने यूज़ किए हैं। अगर कोई लिमिटेशन है तो उसको भी हमें नोट करना है, ठीक है, और कोई स्पेशल कंडीशन है डाटा को लेकर। और डाटा को मैनिपुलेट बिल्कुल भी नहीं करना है, उसके साथ छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करनी है, और कोई भी सिलेक्टिव प्रेजेंटेशन हमें नहीं करना है, बल्कि पूरा डाटा हमें देना है। तो ये हमारा हो जाता है डाटा प्रेजेंटेशन। अब अगर हम लोग थोड़ा सा इसको एक फ्लो चार्ट में देखें, तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं, प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। तो डाटा को क्या करेंगे, जब प्रिपेयर करेंगे तो एक फॉर्म करेंगे, ठीक है, कि एक प्रॉपर फॉर्मेट में प्रिपेयर करेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे। फिर डाटा को वैलिडेट करेंगे, ठीक है, कि जो डाटा हमने दिया है वो सही है कि नहीं है। उसके बाद कंप्लीशन, ठीक है, तो जब जब हमारा एक पैकेज तैयार हो चुका है डाटा का, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे उसको कंप्लीशन करेंगे सबमिट करके, ठीक है। तो सबमिट कैसे करेंगे, सबमिट हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं, ठीक है, एफडीए को। और फिर जब इलेक्ट्रॉनिक मतलब एफडीए के पास डाटा पहुंच जाएगा तो एफडीए उसको रिव्यू करेगा।
और रिव्यू करने के बाद या तो अप्रूवल मिल जाएगा, या तो अगर नहीं मिलेगा तो जो फर्दर एक्शन होंगे, ठीक है, कि कोई कमी है तो उसके रिगार्डिंग जो है फर्दर एक्शन ले लिया जाएगा। तो ये हो जाता है हमारा डाटा प्रेजेंटेशन टू एफडीए सबमिशन। और फाइनली हम लोग बात करते हैं अपने आज के लास्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हो जाता है मैनेजमेंट ऑफ क्लिनिकल स्टडीज। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, मैनेजमेंट का मतलब है कि जब हम लोग यहाँ पे क्लिनिकल स्टडी यानी कि वही ह्यूमंस पे जब टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं अपनी दवा की, तो उसको कैसे हमें मैनेज करना है, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू प्लान, कंडक्ट, मॉनिटर एंड रिपोर्ट क्लिनिकल ट्रायल। यानी कि जो क्लिनिकल ट्रायल्स है उनको कैसे प्लान करना है, कैसे उसको कंडक्ट करना है, मॉनिटर कैसे करना है, रिपोर्ट कैसे करना है, वाइल इंश्योरिंग। और भाई देखो हम लोग यहाँ पे जब क्लिनिकल रिसर्च परफॉर्म करें तो वहाँ पे हमें इंश्योर करना है कि जो पेशेंट है उसकी सेफ्टी बरकरार रहे, डाटा एक्यूरेट हो, और रेगुलेटरी यानी कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करते हुए हमारा क्लिनिकल ट्रायल परफॉर्म हो। और इसमें हमारे बहुत सारे की कंपोनेंट्स होते हैं जिनको ध्यान में रख के एक सक्सेसफुल क्लिनिकल ट्रायल परफॉर्म किया जाता है। तो देखते हैं, जैसे सबसे पहला हमारा आ जाता है स्टडी डिजाइन एंड प्लानिंग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मतलब थोड़ा बहुत ये प्रोटोकॉल जैसा ही है बट थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। जैसे इसमें मैनेजमेंट है, ठीक है, कि मैनेज कैसे करना है। प्रोटोकॉल क्या है कि एक रेगुलेशन है, यहाँ पे हम मैनेज कैसे करेंगे। तो सबसे पहला हमारा स्टडी डिजाइन आता है, तो हमारा फाउंडेशन स्टेज आ जाता है, जहाँ पे हम लोग स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स, मेथोडोलॉजी, एंड पॉइंट्स और सैंपल साइज को डिफाइन करते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे इसी के अंदर हम लोग जो है अपने क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल को प्रिपेयर करते हैं, जो कि आउटलाइन करता है कि स्टडी कैसे कंडक्ट होगी, है ना, और किस रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए होगी। प्रॉपर प्लानिंग हमारी इंश्योर करती है कि जो स्टडी है वो एथिकल है, साइंटिफिक है, वैलिड है और फीसिबल है, ठीक है। सेकंड हमारा आता है बजट एंड फाइनेंशियल ओवरसाइट। तो भाई देखिए जब हम लोग यहाँ पे, देखो एक न्यू ड्रग डेवलपमेंट में 5 से 10 साल लगते हैं, और उसमें हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं। अब अगर जिस पेशेंट को हम लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं उनको हम लोग थोड़ा बहुत पे आउट भी करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें बजट चाहिए होता है, ठीक है, फाइनेंस की ज़रूरत होती ही है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसे इसमें हम लोग यहाँ पे जो भी फंड्स हैं, ठीक है, जो भी पैसे हैं उनका एलोकेशन करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं कि कितना फंड हमें चाहिए फॉर ट्रायल एक्टिविटीज सच एज साइट ऑपरेशन, इन्वेस्टिगेटर फीस, लॉजिस्टिक्स एंड डाटा मैनेजमेंट, फाइनेंशियल। और यहाँ पे देखो भाई जो भी पैसा यहाँ पे खर्च हो रहा है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है, कि मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होनी चाहिए टू इंश्योर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रिवेंट मिसयूज, ताकि जो भी यहाँ पे फंड मिला हुआ है उसका मिसयूज ना हो, ठीक है, और ट्रांसपेरेंट रहे कि कितना कहाँ खर्चा हुआ, वो सारी चीज़ें एक रिकॉर्ड में मेंटेन होनी चाहिए। रेगुलेटरी कंप्लायंस की बात करें तो जो भी क्लिनिकल ट्रायल है वो रेगुलेटरी गाइडलाइंस को फॉलो करना ही चाहिए, और जो नेसेसरी अप्रूवल्स हैं वो यहाँ पे ऑब्टेन हो जाने चाहिए, ठीक है। मतलब अप्रूवल के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, एथिकल कमिटी है, उन सभी से जब अप्रूवल मिल जाता है तभी आगे की चीज़ें होती हैं। और कंप्लायंस हमारा इंश्योर करता है कि स्टडी हमारी लीगल, एथिकल और क्रेडिबल है। नेक्स्ट हमारा था पेशेंट रिक्वायरमेंट एंड मैनेजमेंट। तो इसमें हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि पेशेंट को जो है आइडेंटिफाई करते हैं, स्क्रीन करते हैं। स्क्रीन मतलब कि हम लोग देखते हैं कि कौन सा पेशेंट हमारे स्टडी के लिए सुटेबल है, और एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स को एनरोल करते हैं अकॉर्डिंग टू इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। तो हमने पहले भी देखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे वही चीज़ है कि हम लोग पेशेंट को इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है, उनका कंसेंट लेके ही उनके ऊपर स्टडी परफॉर्म करते हैं। मॉनिटरिंग एंड ओवरसाइट, तो यहाँ पे देखो जब भी हम लोग यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं तो उसको मॉनिटर भी हमें करना होता है, ठीक है, ताकि जो भी क्लिनिकल ट्रायल है वो कंटिन्यू हमारी गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस को ध्यान में रखते हुए परफॉर्म करा जाए। क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट्स हमारे कंटिन्यू जो है रेगुलर टाइम टाइम पर विजिट किया करते हैं साइट को, ताकि जो डाटा की एक्यूरेसी, डॉक्यूमेंटेशन है और प्रोटोकॉल है, ठीक है, वो यहाँ पे चेक किया जा सके। रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो भी क्या पोटेंशियल रिस्क हो सकते हैं, ठीक है, और क्या और अगर कोई रिस्क है तो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज यहाँ पे डेवलप करनी चाहिए उसको मिनिमाइज करने के लिए। और ये हमारा इन्वॉल्व करता है रेगुलर रिव्यू ऑफ एडवर्स इवेंट्स एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करेक्ट एक्शन। डाटा मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो भी डाटा है, ठीक है, उसकी कलेक्शन, एंट्री, वेरिफिकेशन, स्टोरेज, ये सारी चीज़ें यहाँ पे करी जाती हैं। और यहाँ पे हमें इंश्योर करना होता है जो डाटा की इंटेग्रिटी है, ठीक है, और डाटा यहाँ पे गुप्त रहे, है ना, और उसकी एक्यूरेसी यहाँ पे मेंटेन रहे। और उसके बाद बात करें तो क्लिनिकल सप्लाई मैनेजमेंट की बात करें तो भाई जब हम लोग यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि हमारा दवा वगैरह हो गया, ठीक है, तो जो भी चीज़ें चाहिए, ठीक है, उनका प्रोक्योरमेंट प्रोक्योरमेंट मतलब कि उनको उनको बाइक उनको ऑब्टेन करना, ठीक है, उनको स्टोर करना, लेबल करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, इन्वेस्टिगेशनल ड्रग एंड मटेरियल्स, इंश्योर प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ सप्लाईज, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इंश्योर करते हैं कि जो भी सप्लाई है उनकी प्रॉपर हैंडलिंग हो रही है। फिर स्टेटिस्टिकल एनालिसिस में क्या करते हैं कि डाटा को हम लोग
स्टेटिस्टिक्स की हेल्प से एनालाइज करते हैं, ठीक है, कि डाटा सेफ है, एफिकेशियस है। और फिर रिजल्ट्स को हम लोग यहाँ पे क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट में कंप्लाई करते हैं, मतलब कि एक क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट हम लोग तैयार करते हैं जिसमें हमारे सारे रिजल्ट्स को हम लोग कंपाइल कर देते हैं, विच समराइजेज फाइंडिंग फॉर रेगुलेटरी सबमिशन। और यहाँ पे ये क्या होता है, ये हमारा रेगुलेटरी सबमिशन में हमारा हेल्प करता है, जैसे ठीक है, जब भी हमें एनडीए वगैरह के लिए अप्रूवल चाहिए तो वहाँ पे ये हेल्प करता है। स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि जो एथिक्स कमिटी है, इन्वेस्टिगेटर है, रेगुलेटरी बॉडी है, और जो हमारा स्पॉन्सर है, जैसे स्पॉन्सर मतलब कंपनी, रेगुलेटरी बॉडी मतलब इंडिया में सीडीएससीओ, यूएस में एफडीए, इन्वेस्टिगेटर मतलब जो हमारा क्लिनिकल ट्रायल परफॉर्म कर रहा है, और एथिकल कमिटी जो कि एथिकल अप्रूवल देती है। इन सभी के बीच में कम्युनिकेशन कंटिन्यू मेंटेन होना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारा ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे और क्विक डिसीजन मेकिंग मेकिंग हो सके और ट्रायल जो है स्मूथली चलता रहे। तो देखिए यहाँ पे हमने कंप्लीट कर ली है आपकी इंडस्ट्रियल फार्मेसी की यूनिट नंबर 3। आई होप कि आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थोड़ी लेंदी यूनिट थी, बट स्टिल स्टिल मुझे लगता है कि हाँ, मैंने काफ़ी कम टाइम में ही कवर कर लिया, क्योंकि देखा जाए तो ये यूनिट यहाँ पे आप लोग की 2.5 से 3 घंटे भी ले सकती थी। तो फिर भी लेंदी तो हो ही गई है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और बाकी आपने एक बार में देखा या कई बार में देखा, अगर तो आप लोग कमेंट करके बताना मुझे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।